अस्सलाम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, प्रॉपर अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के नाम से। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का लाजमी पेपर में आएगा और कोशिश यही करनी है हमने कि इसमें हम अच्छा खासा स्कोर करें। अच्छा, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि ये पेपर में एक सवाल लाजमी आता है, इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि मैंने आपको बताया था कि हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पीछे वाले टॉपिक्स हेल्प करेंगे हमें आगे वाले टॉपिक्स में, तो ये एक बेस बनाने में भी हेल्प करेगा। इसकी बातें आगे जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक का एरिया होगा, या बहुत आगे जाके मर्जर एक्विजिशन का एरिया होगा, वहां पे ये सारे के सारे एरिया जो है वो टेस्ट हो रहे होंगे और ये जो है क्या कहते हैं अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ना कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, कुछ टेक्निक से पहले हम उन टेक्निक से बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अप्रेजल? अप्रेजल किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को तो बाद में बात करेंगे, अप्रेजल किसे कहते हैं? अप्रेजल एक इंग्लिश का वर्ड है, कैन एनीवन टेल मी? जी जी, तो बिल्कुल सही कहा जी। अप्रेजल किसे कहते हैं? अप्रेजल कहते हैं इवेल्युएट करने को। असद सही कह रहे हैं, समीर मुजफ्फर सही कह रहे हैं, इवेल्युएट करना। अक्सर सही कह रहे हैं, इवेल्युएट करना, एसेस करना। उर्दू में क्या कहते हैं? जांचना। एसेस, इवेल्युएट। आईकैप भी आपको एसेस करता है ना, आईकैप भी आपका अप्रेजल करता है ना, सही है। टेस्ट, और उर्दू में कहते हैं जांचना। अच्छा, ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, आज में से तो किसी ने जवाब नहीं दिया, मगर कुछ लोग समझते हैं अप्रेजल का मतलब है इंक्रीमेंट, अप्रेजल का मतलब है प्रमोशन। नहीं नहीं भाई, अप्रेजल के बाद प्रमोशन होती है, वो आप एसपी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब एचआरएम का टॉपिक आएगा ना, वहाँ पे एसपीएम में, एससी में, तो वहाँ बात होगी कि अप्रेजल के बाद फैसला किया जाता है किसको कितना इंक्रीमेंट देना है। अप्रेजल के बाद फैसला किया जाता है किसी को प्रमोट करना है या नहीं करना। मगर व्हाट इज अप्रेजल? अप्रेजल इटसेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशन, जांच पड़ताल, टेस्टिंग। अच्छा, किस चीज को अप्रेज किया जा रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किस चीज को अप्रेज किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट को। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट की खास बात क्या है? इन्वेस्टमेंट को क्यों इवैल्यूएट किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट के साथ दो इशू है। इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल क्या है जी? इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल बहुत अक्सर मैं कॉमन देता हूं, कल भी एग्जांपल दी थी कि ऑलपर्स लॉन्च किया एग्रो ने, एक इन्वेस्टमेंट है। तब्बा ग्रुप ने जो है किया मोटर्स का पे इन्वेस्टमेंट की, गाड़ियां लॉन्च की, पिकेंटो और ये क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, स्पॉटेज वगैरह। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सही है। पाकिस्तान ने माशाल्लाह फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, फौजियों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की माशाल्लाह। इससे ज्यादा हम आगे बात नहीं कर सकते, आपको पता है, ठीक है, वीगो वीगो का चक्कर आ जाता है। तो माय पॉइंट इज कि इन्वेस्टमेंट हर कोई कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ दो इशूज है क्या? एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट को अप्रेज किया जा रहा है? क्यों इन्वेस्टमेंट को असेस किया जा रहा है? क्यों इन्वेस्टमेंट को जांचा जा रहा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। जमा पूंजी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लग रही होती है, ठीक है, एक तो ये मसला है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, जब भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट किया जा रहा है, इट कवर्स लार्ज पीरियड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कॉस्टिंग नहीं है कि मेक करें या बाय करें, मटेरियल बाय करें, यानी मशीन, ये लंबी तरीके की बात है। प्लांट खरीदे नहीं खरीदे, पावर प्लांट पे इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं करें, इस प्रोडक्ट को एक्वायर करें या ना करें, भाई ये बांग्लादेश में फैक्ट्री लगाएं ना लगाएं, श्रीलंका में फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, हाँ, ये सारी की सारी बातें लॉन्ग टर्म डिपेंड करती हैं। समझ में आई बात? तो इन दोनों वजूहत की वजह से हमें हर इन्वेस्टमेंट को पहले क्या करना होगा? अप्रेज करना होगा, जांचना होगा, इवेल्युएट करना होगा, टेस्ट करना होगा, उसके बाद फैसला करेंगे, वरना गलत डिसीजन हो सकता है। अच्छा, अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या है, इसके टूल्स क्या क्या हैं, इसके वेपन्स क्या क्या हैं? 4 टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो ज्यादा कॉमन है, वैसे तो थोड़ी ज्यादा भी है, मगर 4 मेन जो कॉमन टेक्निक्स हैं, इसको आप बाद में नोट भी कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कुछ टेक्निक्स हैं। कौन सी टेक्निक्स हैं? जरा हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम ऊपर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बेसिक से आज बात शुरू हो रही है और फिर इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसमें 4 टेक्निक जो कॉमन है, 1 2 3 4। इन 4 में ज्यादा अच्छी कौन सी होगी, बात करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR।
नंबर 2 पे बैक पीरियड, नंबर 3 नेट प्रेजेंट वैल्यू, नंबर 4 IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, 4 कॉमन टेक्निक्स हैं, और भी हम 1-2 और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे मगर वो आगे जाके, अभी फिलहाल इन 4 टेक्निक्स पे फोकस होगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, ये प्रॉफिट पे बेस करती है, सही है, मगर ये 3 टेक्निक्स हैं। आर बेस्ड ऑन कैश, कैश फ्लो से बेस करती है, कैश फ्लो मीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो पे बेस करती है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, सही है। और आपने नाम सुना है ROCE का, रोज का नाम सुना है ROCE? हाँ जी, क्या आपने नाम सुना है ROCE? क्या होता है ROCE? रोज भी कहते हैं। सिमिलर का मतलब है सेम नहीं है, सिमिलर मीन जैसा है, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से मिलता जुलता है, सही कह रहे हैं कुमैल। ठीक है, तो ROCE से मिलता, सिमिलर का मतलब ये है कि उस जैसा है, सेम नहीं है। ये ना हो कि आप बोले बिल्कुल सेम है, नहीं सेम नहीं है, सेम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं। अगर सेम होता तो फिर हम अलग से नाम नहीं रखते, इसका नाम ARR है, ROCE नहीं है। ठीक है, तो पहले हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे ARR से, फिर हम आगे जाएंगे पे बैक पे, और फिर NPV वगैरह पे बात करनी शुरू करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर है बात हमें? हाँ, 4 टेक्निक से नाम यूज किए, अभी मैं आपको नोट करने का भी टाइम दूंगा, बेफिक्र है, सही है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले जरा हम बात को समझ लें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ARR से हम बात शुरू करेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से, फिर आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें भाई। ये कैश फ्लो का मतलब है कि इनफ्लो आउटफ्लो में बेस करेगी, और यहाँ प्रॉफिट का काम होगा। अच्छा, प्रॉफिट और कैश बराबर नहीं होता मेरे ख्याल से, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि प्रॉफिट और कैश बराबर नहीं होता? प्रॉफिट एक अलग चीज और कैश एक अलग चीज है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्यों, कोई एक वजह बता दें, वैसे तो बहुत सारी वजूहत है, पूरा इस पे एक IAS है, मगर कोई एक वजह आपके जहन में क्या आती है कि क्यों प्रॉफिट और कैश बराबर नहीं होता? अरे पार्टिसिपेट तो करें, मजा कैसे आएगा? सुबह तो हो चुकी बहुत पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर मुजफ्फर, सही कह रहे हैं कुमाइल रजा, और कोई ट्राई करे, शाबाश। अरे हाँ जी, पार्टिसिपेट करें, क्यों प्रॉफिट और कैश बराबर नहीं होता? प्रॉफिट एक अलग चीज है और कैश एक अलग चीज है, किन बातों की वजह से, किन आइटम्स की वजह से? कोई कोई नाम, एक नाम दे दें आप, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं मांग रहा किसी से। बिल्कुल सही है वजिया नासिर, और कोई जवाब दे? बिल्कुल सही है, नॉन कैश एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाती है, इंपेयरमेंट आ जाती है, वेरी गुड पॉइंट, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट इज नॉट लिक्विड, बिल्कुल भाई, कैश इज लिक्विड। अच्छा, ज्यादा बेहतर कौन है, एक सवाल है आपस में, प्रॉफिट ज्यादा बेहतर है या कैश ज्यादा बेहतर है? वैसे एक सवाल है आपस की बात, अच्छा क्या लगता है बिजनेस को, अच्छा क्या लगता है? इस पे बड़ा फनी सा सीन भी है, मैं आपको बताऊंगा। एक दो मैं क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट ने मुझे क्या कहा, खैर मेरे अपने मतलब फर्म के क्लाइंट ने, वैसे नहीं नहीं, ज्यादा बेहतर कौन सा है, दो में से कोई एक होगा, दो में से कोई एक होगा, नहीं नहीं कोई एक, अगर मैं आपको दो में से कोई एक चॉइस दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। आपको पता है हम और आप अकाउंटेंट है यार, पॉलिसी चेंज कर दी, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग कर दिया, रिड्यूसिंग स्ट्रेट लाइन कर दिया, प्रोविजन रिवर्स कर दिया, प्रॉफिट घुमाना हमारे हाथ में। कैश ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव समझते हैं, असल चीज है, इसमें मैं आगे भी बात करूंगा जब मैं पे बैक पीरियड पढ़ाऊंगा। असल चीज ऑब्जेक्टिव ये है कैश, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट, तो अब मेरे एक क्लाइंट को मैंने बोला जी आपका 10 लाख का प्रॉफिट आया, 10 या 15 लाख का प्रॉफिट था उसका एक महीने का। क्लाइंट हंसने लगा, मैंने कहा यार क्या हुआ, कुत्ता है सर इतना कहाँ से प्रॉफिट आ गया? मैंने कहा आया है प्रॉफिट। तो उसने अगला सवाल, अगली की बात पता है क्या कि उसने कहा मुझे नजर तो नहीं आ रहा प्रॉफिट। क्या कहा उसने, मुझे नजर तो नहीं आ रहा प्रॉफिट। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे पास कोई प्रॉफिट इतने पैसे पड़े हुए थोड़ी है, आप कह रहे हो मैंने 10-15 लाख रुपए महीने के बचा लिए, तो 10 या 15 के दरमियान का कोई फिगर था, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूँ। ये उसका क्लाइंट था, नाम नहीं ले सकता मैं क्लाइंट का यार,
क्योंकि उसका ये लेडीज ये क्या कहते हैं ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं ना, ये वो बनाते थे। और ब्राइडल ड्रेसेस के अलावा कोई हाई फाई जो निदा यासिर के शो में जो जो ड्रेस जाता था वो उनके बुटीक से जाता था। मतलब मैं जिस क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, ये 2019 की बात है, 18-19 की, जब मैंने फर्म नई शुरू की थी। खैर, तो मैंने उन अंकल को समझाया, सर आपके पास वाकई इतना प्रॉफिट है? उन्होंने कहा ये प्रॉफिट है कहाँ, मेरे पास इतना कैश तो है नहीं, मैं कैश क्यों नहीं। मैंने उनको मैं समझाया, मैंने कहा सर आपने इतने सारे लोगों को उधार दिया हुआ है, आप उनसे उधार वापस ले लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? तो उनको बहरहाल आखिर तक ये बात हजम नहीं हुई और वो कहने लगे नहीं यार मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉफिट है और ये और वो है। मैंने कहा भाई तो बड़ी इसमें मेहनत हुई है वर्किंग करने में। खैर, तो असल चीज कैश है। तो खैर बट हम स्टार्ट प्रॉफिट से करेंगे। अब मैं क्या बात करने जा रहा था कि ARR अकाउंटिंग रिलेटेड रिटर्न, तो एक वाहिद टेक्निक है, मेरे ख्याल से पहली दफा टेक्निक साइड में कर लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा जो BFD का कोर्स है उसमें ज्यादा प्रॉफिट की बातें नहीं होगी। शायद आज पहली क्लास में प्रॉफिट में काफी सारी बातें होने जा रही हैं, मगर आज के बाद शायद हम प्रॉफिट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम कैश फ्लो वाली टेक्निक्स पे ही बात करेंगे। और पेपर में भी ज्यादा वेटेज एग्जामिनर इसीलिए इन टेक्निक को देता है। बहरहाल अकाउंटिंग रिलेटेड रिटर्न एक टेक्निक है, और चूंकि हमने पहले कुछ पढ़ा हुआ भी है ROCE के नाम से प्रीवियस किसी पेपर में, इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम यहीं से शुरू करें। ठीक है जी, कहाँ गया जी? अच्छा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे इसका, आपको पहले फॉर्मूला बताएंगे, फिर आप नोटिंग शोटिंग भी कर लेना। ARR इसका जो है वो क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा स्क्रीन सेट करने में हो रहा है। अब सही। अच्छा, इसका फॉर्मूला है ARR का, एवरेज प्रॉफिट। इसको भी नोट भी करना है आपने, जो स्क्रीन पे आ रहा है थोड़ी देर। एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, ROCE का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए इस तरह बात करते हैं। किसी को ROCE रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद आ रहा है? अभी शुरू किया हमने, पहली टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं हम आज। सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आज का यही है, अभी जितना काम हुआ है सब स्क्रीन में मौजूद है। ROCE का फॉर्मूला क्या था? रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हर किसी ने बचपन में पढ़ा है यार, बताओ शाबाश, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको भी पता ही बात। ROCE रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था जी? किसी को याद आ रहा है? भूल गए? याद चली गई हमारी? जी बताएं, शाबाश। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था मुझे मुस्तफा, सही है ना? डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनम बर्नी, सही कह रहे हैं मोहम्मद अहमद, सही कह रहे हैं कुमैल अक्सर, सही कह रहे हैं। PBIT भी कह सकते हैं, वेरी गुड। PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जिन्होंने FFR का पेपर दिया है मुझे उम्मीद है आपके पास रेशो में आया होगा। खैर, लॉन्ग टर्म डेट प्लस ओनर कैपिटल, समीर मुजफ्फर, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक हो गया, सही है। सोहेल नहीं, सोहेल ने पहले जवाब दिया था। खैर, अच्छा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ROCE का फॉर्मूला है। हम ये नहीं फॉलो करेंगे, ये मैंने कहा ना कि उस जैसा है, ये वो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ARR में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह आ जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया था कि बिल्कुल जिस तरह न्यूमरेटर में प्रॉफिट आता है, यहाँ भी न्यूमरेटर में प्रॉफिट आता है। जिस तरह डिनोमिनेटर में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो आता है, इस तरह यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आती है। ये हमारा ARR का फॉर्मूला है। अब सवाल, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? भाई आप ये तो बताएं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो आप मुझे बता दें एवरेज कैसे निकलता है। किसी क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे? अजहर अली का एवरेज निकालने क्या करेंगे? सारे जितने भी रन बनाए, अजहर अली रिटायर हो गए है, तो जितने भी रन बनाए गए उन सारे रन को आप जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इनिंग्स। सही है ना? रन डिवाइड बाय मैचेस, बिल्कुल सही का। तो यहाँ भी इसी इतना है कि जब एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा तो प्रॉफिट दिया जाएगा Year 1 का प्लस Year 2 का प्लस Year 3 का, और इस तरह होते 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 Year N तक का प्रॉफिट आएगा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का प्रोजेक्ट है उतने सालों से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एवरेज प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट इन Year 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस Year 4 5, जितने भी साल हैं N तक, उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा। अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी सुन लें, फिर आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक छोटा सा सवाल भी कराऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज हम सवाल भी शुरू कर लें। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट, अच्छा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? हाँ जी, किसी को एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद आ रहा है? एवरेज इन्वेंट्री बचपन में पढ़ा होगा आपने, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखिए, किसी को कुछ नहीं भी याद आता तो मेरा तो काम है बेसिक से स्टार्ट करना।
तो वो मैं लिख दूंगा, मगर अगर आपको याद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है, हाँ सही है, यही था। और भी लोग चैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 सही कह रहे हैं कुमाइल, सही कह रहे हैं समीर मुजफ्फर के ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते थे, सही कह रहे हैं नंबर नहीं। यहाँ भी हम यही करेंगे कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अब बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो क्या मैं कह रहा हूँ उसकी कॉस्ट ओपनिंग इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग डेट पे वैल्यू उसकी इतनी होती है जितने की उसने खरीदा होता है, जितने की उसकी कॉस्ट होती है। और क्लोजिंग डेट पे जो एसेट की वैल्यू होती है, क्लोजिंग मतलब आखिरी दिन, जब एसेट एंड हो रहा होता है, जब प्रोजेक्ट एंड हो रहा होता है, तो आखिरी दिन जो एसेट की वैल्यू होती है उसका एक नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, क्या होता है? क्या होता है? मैं भी इसको प्रूफ भी कर दूंगा, टेंशन ना ले। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी करूंगा। क्या कहते हैं उसको? एसिड की वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, व्हाट इट्स कॉल्ड? रेसिडुअल वैल्यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक बहुत महज़ब वर्ड है इसका, इसका एक बहुत महज़ब वर्ड और भी है, सैल्वेज वैल्यू। वेरी गुड पॉइंट, और महज़ब वर्ड है इसका, सही कह रहे हैं अक्सर। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, बिल्कुल। तो कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, ये रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 2। सर वो तो हम माइनस करते थे ना भाई, वो तो माइनस करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओ भाई, वो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए करते थे, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से जब डेप्रिसिएशन निकाला जाता था तब किया जाता था। मगर हमारा आज का मकसद है डेप्रिसिएशन निकालना थोड़ी है। हमारा आज का मकसद डेप्रिसिएशन निकालना थोड़ी, हमारा आज का मकसद क्या है जी? आज का मकसद तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। जिस तरह एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सीखना। यहाँ पे भी ओपनिंग मींस कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू मींस क्लोजिंग एंड डिवाइड बाय 2। क्लोजिंग डेट पे जो वर्थ होती है एसेट की, उसको स्क्रैप वैल्यू के नाम से पुकारा जाता है, रेसिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। तो वही काम आपने यहाँ पे करना होगा। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जरा काइंडली इसको आप नोट करें, इस पूरी चीज को जो स्क्रीन पे नजर आ रही है। और फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा, फखर जमान के नाम से आएगा सवाल है हमारे पास आगे जाके। तो फखर जमान को हम देखते हैं कि क्या करना है। ओपनर है हमारे, और आज हमारे इस बीएफडी के जो है वो टॉपिक के भी ओपनर है। खैर, तो जरा जल्दी से इसको नोट कर लें, ये बातें भी नोट कर लें, ये टेक्निक्स के नाम भी नोट कर लेंगे, कुछ इसकी शान में कुछ बातें की गई हैं वो भी नोट कर लें। और फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो कि पहली टेक्निक है हमारी, उस पहली टेक्निक से रिलेटेड हमने कुछ बातें की हैं, ये भी जरा नोट कर लें, ठीक है? सिमिलर है, ये सेम नहीं है। अच्छा, बात ये है कि अगेन इसलिए ऐड करें मोहम्मद अहमद कि यार हमें तो क्लोजिंग डेट पे वर्थ देखनी है ना। ओपनिंग डेट पे जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लेते थे, याद करें, ये तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट है। ये तो आई गेस बीएफडी में आने से पहले आपने कभी ना कभी जिंदगी में कैफ लेवल पे या एफआर लेवल पे पढ़ा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 एवरेज इतना निकालते हैं। और मैं अभी आपको एक एग्जांपल से प्रूव भी कर दूंगा। तो बिल्कुल सीखना, हम कह रहे हैं कि ओपनिंग डेट पे जो फिगर है उसको हम कॉस्ट कह रहे हैं, क्लोजिंग डेट पे जो फिगर है स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये कोई मसला नहीं है कि जो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है वो ओपनिंग वो कॉस्ट के अंदर से ही निकली गई है। तो ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी सेम हो, सही है ना? अब मैं भी इस एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर भी करता हूँ बात को। काइंडली इसको जरा नोट करें और फिर एक सवाल के थ्रू हम बात को मजीद समझेंगे। और सवाल मैं चाहूंगा आपसे करना। इस हमारे बीएफडी के कोर्स में ना बहुत सारी जगहों में डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऑनलाइन सेशन है, एक तो ये कि इंटरेक्शन का ख्याल रखा जाता है। आप अभी जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सीखना मैं एक्सपेक्ट करूंगा पार्टिसिपेशन आखिर तक चलती रहेगी। इनफैक्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाते हैं वो लाइव की रिकॉर्डिंग होती है, और चूंकि वो डेडिकेटेड ऑनलाइन ही सेटअप है तो बिल्कुल ऑनलाइन के हिसाब से ही सारी चीजें नजर आएंगी। तो आपका पार्टिसिपेशन लाइव क्लास में बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और ये पार्टिसिपेशन आपको रिकॉर्डेड में भी नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स का। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं आपको सवाल दूंगा करने के लिए सवाल, तो इस तरह पूरे सेशन में हमारी कोशिश रहती है कि जो चीजें आपके लेवल की हैं वो आपसे कराई जाए, और फिर उसी क्लास के अंदर उसको फिर मैं भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए कि आपको कितना समझ आया। तो वहां जहां जहां मैं आपसे कहूंगा कि आपने सॉल्व करना है, वहां वहां मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप वहां पे खुद सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो अपने आंसर को कंपेयर करेंगे। चलें, अभी जरा जल्दी से इसको नोट कर लें, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और जैसे ही आपका नोट हो जाए मुझे कंफर्म करिएगा, फिर मैं एक सवाल के थ्रू बात को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है? अच्छा, बुक इज सेम,
स्टिल द सेम। यस, ये एरर कौन सी कंपनी यूज करती है? देखें, इसका जवाब ये, अभी मैं आगे बात करूंगा। ARR देखने को अच्छी टेक्निक लग रही है, मगर इसकी बड़ी लिमिटेशन है। इसकी मैं आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा आज इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स मौजूद है, पेबैक के फॉर्म में, NPV के फॉर्म में, IRR के फॉर्म में। सबसे बेस्ट टेक्निक जो मानी जाती है दुनिया में, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मानी जाती है इन चारों में से। तो ARR बहुत ही लिमिटेड कंपनियां यूज करती हैं, जिनको ज़्यादा काम नहीं करना होता, छोटा मोटा एनालिसिस करना होता है, ठीक है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि बहुत अदर टेक्निक्स हैं, हम बात करेंगे। अच्छा जी, नोटिंग हो गई है मेरे ख्याल से। तो मैं चाहूंगा कि हम जरा एक छोटा सा सवाल कर लें, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस पे एक सवाल आपकी तरफ से बनता है, मतलब मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करें। कंफर्म है? नोटिंग शूटिंग हो गई है? एग्री करेंगे? टाइम दिया मैंने आपको काफी नोट करने का, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, कंफर्म करते हैं मुझे प्लीज। हो गया जी, दैट्स गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, हैंड आउट मैंने आपसे शेयर कर दिया सुबह सुबह, बल्कि एक दो दिन पहले भी शेयर कर दिया था। फखर जमान लिमिटेड ओपनिंग बैट्समैन है ये ODI के, और आज हमारे यहाँ के भी ओपनिंग बैट्समैन है BFD के। जरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं फखर जमान। कैलकुलेट ARR ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर फखर जमान लिमिटेड मीट इट्स टारगेट रिटर्न। सवाल पढ़ेंगे। बुक्स आप लोग मंडे से मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह ना। वो पहला कंसाइनमेंट हमारा कल एंड हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस किया, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे उम्मीद है मंडे तक आ जाएगा। तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा, फखर जमान लिमिटेड इज इंटेंडेड टू इन्वेस्ट 1000 मिलियन इन द न्यू प्रोजेक्ट विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50 मिलियन। ओपनिंग डेट पे जो वर्थ थी प्रोजेक्ट की 50 मिलियन थी, मगर क्लोजिंग डेट पे जब खत्म हो रहा था प्रोजेक्ट, उस वक्त गिरते 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 50 रह गए, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज पहले आपको 1000 नजर आ रही है और फिर आपको एंड में 50 नजर आ रही है। एक बंदा कह रहा है कि यार समझ ही नहीं आ रहा है कि 1000 सही है या 50 सही है। हम ओवर द लाइफ काम करना चाह रहे हैं, तो क्या चीज बेहतर है? ये बिल्कुल सीखना है कि एक क्रिकेटर ने स्कोर बनाया डेब्यू पे, लेट से 100 सेंचुरी मार दी। फिर उसने एक स्कोर बनाया लेट से अगले मैच में, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको 20। अब उसका एवरेज 100 नहीं बोलेंगे, और अब उसको 20 भी नहीं बोलेंगे। अब उसको ये नहीं बोलेंगे कि यार वो तो 100 वाला प्लेयर है, 100 रन वाला प्लेयर नहीं, हर मैच में 100 नहीं करता ना। हम उसको 20 बोलेंगे कि हर मैच में 20 वाला प्लेयर है। हम उसको क्या बोलेंगे फिलहाल, अगर यही दो डेटा है, हम उसको बोलेंगे यार ये बंदा ना 60 वाला लग रहा है, 60 वाला लग रहा है, कि चलो ज्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, मगर एवरेज देखा जाए तो 60 है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? उमर अकमल जो भी है, यार नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे, कुछ ऐसे प्लेयर भी आ जाएंगे जिनका मैं नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे लोग, वहां पर मुझे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खैर, फिर एक दो प्लेयर हैं बड़े मशहूर, वो फिट हो जाएंगे यहाँ पे। या तो सेंचुरी लगती थी या फिर डेक पे उड़ जाते थे, अल्लाह माफ करे। खैर, अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? तो महीने का मतलब है कि यार बिल्कुल सीखना है, इस ओपनिंग डेट पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 चाहिए और क्लोजिंग डेट पे वैल्यू कितनी है? 50। तो अगर हम एवरेज निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए इस दोनों वैल्यूज का, तो एवरेज जो है 1000 नहीं है ना, एवरेज 50 है, तो एवरेज इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं जरा चाहूंगा अब आप जरा इसी बात पे जरा ये सवाल आप पढ़ें, क्या कह रहे हैं? 50 मिलियन क्लोजिंग है, टैक्स रेट 25% है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यानी कि उनका टारगेट है कि रिटर्न 15% आना चाहिए। ARR शो क्या करता है? वैसे एक सवाल है, नजर आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, और एग्जांपल से आपको बात भी समझ आएगी कि कितना प्रॉफिटेबल है प्रोजेक्ट। तो ये कह रहा है कि हमारा रिटर्न 15 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या फखर जमान वाकई 15% अचीव कर पाते हैं या नहीं अचीव कर पाते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन ईच ऑफ द ARR, प्रॉफिट दिए हुए चारों, और कैलकुलेट ARR ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कैलकुलेटर साथ रखेंगे, वर्किंग करेंगे, रजिस्टर में फॉर्मूला लिखेंगे, और मुझे बता दें आपका क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक आध इसमें कंफ्यूजन जानबूझ के डाली गई है, बिल्कुल पहले सवाल में एक छोटी सी कंफ्यूजन जानबूझ के डाली गई है। इस तरह के डायलेमा पेपर में भी फेस होते हैं, तो मैं चाहूंगा अभी से ही आपको फ्लेवर मिले कि पेपर में आपको कैसे सोचना होगा, ठीक है। आप स्टार्ट कर देंगे, मैं अभी आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ लिख के करेंगे अपने रजिस्टर में प्लीज, और फिर मुझे अपना आंसर जो आ रहा है चैट के थ्रू टाइप करके बता दें कि व्हाट इज योर आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शाबाश। चलिए जी, नताइज का सिलसिला जारी है। समीर मुजफ्फर, मैं कहता हूँ सोच लो। वजिया नासिर, सोच लें आप। हसन लोधी, सोच लें। इरशाद, सोच लें। मोहम्मद अहमद, सोच लें। जी सोचें सोचें सोचें। कुमैल रजा, आपका आंसर मुझे सही लग रहा है। असद, आपका आंसर मुझे सही लग रहा है। इरशाद, आपका आंसर सही लग रहा है ये वाला। ललित, आपका आंसर सही लग रहा है मुझे। मोनिस मुस्तफा, बिल्कुल गलत है आंसर। ये तीसरा आंसर आया है, मैं 2 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, आप और ज्यादा सोचें। अनम बर्नीस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आई गेस इट्स राइट। प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे यार, देखो हर बंदे ने जवाब देना है, ऐसे नहीं करें। जी वजिया नासिर, आई थिंक नाउ इट्स फाइन, and why this fine I will explain obviously.
आई विल एक्सप्लेन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी लोग का मैं आंसर का वेट करूँ जी। अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, बाकी लोग के आंसर आते रहेंगे हमारे पास। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। व्हाट इज अवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट ARR? इट्स एवरेज प्रॉफिट। इट्स ARR का फॉर्मूला हमारे पास रेड कलर से लिखेंगे। और हाँ ठीक है जी, ARR एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है जी? अच्छा अब एक सवाल आ रहा है जहन में कि क्या ये टैक्स माइनस हो चुका है या नहीं हुआ है? क्या जवाब है? ये जो 100 रुपए या इसमें टैक्स माइनस हो गया है या नहीं हुआ है? कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या करें, क्या करें? जानबूझ के नहीं लिखा मैंने। आईके में भी ऐसे मरले आएंगे जिंदगी में आपके पास आगे जाके, जब हम आईके के सवाल कर रहे होंगे। भाई देखें, अलग से दे दिया ना टैक्स रेट, जब अलग से दिया है तो इसका मतलब इंप्रेशन ये वैसी कोई लंबा चौड़ा सवाल तो है नहीं, छोटा मोटा सवाल है। तो चूंकि चूंकि आपको यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि, सॉरी ये नहीं बोला हुआ कि आफ्टर टैक्स है, और नजर आ रहा है कि टैक्स रेट अलग से दिया हुआ है, तो टैक्स रेट अलग से देना इस बात का सिग्नल है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि इसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ हुआ। और मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कि हमारे ARR के प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट आता है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रेट भी ये बिल्कुल वही है कि टैक्स में। अच्छा आप कहें सर मैं अजम्पशन ले लूं कि जी ये तो आफ्टर टैक्स है, क्या मेरा आंसर सही होगा? अजम्पशन लेना, आई हेट टेकिंग अजम्पशन। सीरियसली स्पीकिंग बता रहा हूं मैं आपको, आप अजम्पशन पेपर में सोचे ही नहीं लेने का, क्योंकि मसला ये है कि हम ना अपनी जान छुड़ाने वाली अजम्पशन लेते हैं पेपर में। बीइंग अ स्टूडेंट बता रहा हूं, हम ऐसी अजम्पशन लेते हैं जो इससे जान छुड़ रही होती है, हालांकि सवाल में कोई ना कोई सिग्नल मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे सिग्नल मौजूद है ना, सिग्नल समझते हो, जैसे क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्नल होता है, यहाँ भी सिग्नल मौजूद होता है। मसला ये है कि हम, बस मैं क्या बोलूँ, रियल लाइफ में भी जो अजम्पशन ले रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी के बारे में, वो भी अजीब गरीब हो रही होती है, और पेपर में जो अजम्पशन लेते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत होती है। तो प्लीज स्टॉप टेकिंग अजम्पशंस। हाँ बहुत ही कोई वर्स्ट केस नहीं होगा, बहुत ही वर्स्ट केस नहीं होगा, वहां मैं आपको अजम्पशन लूंगा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मैं शायद 3-4 से ज्यादा जगह पे पूरे कोर्स में, इतना बड़ा कोर्स है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह BFD का, उसमें कई मैं आपसे शायद 3 से 4 जगह मैक्सिमम शायद अजम्पशन ले रहा हूँ। otherwise I will not be taking any assumption, and I want all of you to just keep this in your mind कि कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई सिग्नल सवाल में आपको मिलेगा जिससे आप सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चले वापस आते हैं। तो टैक्स रेट चूंकि अलग से गिवन था, तो ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि आपको टैक्स जो है वो माइनस करना होगा। अब दो तरीके हैं, या तो आप ये करें कि जी टैक्स माइनस करें यहाँ पे, ठीक है, टैक्स यहाँ पे अलग से माइनस कर दें। कितना आता है? 25 रुपए। कितना आता है? 30 रुपए। 31.25, 30 कितना आएगा ये? 33.75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चेक कर ले यार, कोई गड़बड़ ना। PAT क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75, 90 माइनस कर दें 93.75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार ये माइनस करो, क्या आता है? 101.25 आएगा मेरे ख्याल से। चेक कर लेना यार, मैं बगैर कैलकुलेटर के ऐसे कर रहा हूँ, स्टंट है। ठीक है, थैंक यू अक्सर। 101.25, थैंक यू, इट्स फाइन। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू समीर। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट प्लस 90 प्लस 93.75 प्लस 101.25 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बना जी, जरा बताएं। 90 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, ठीक हो गया। अच्छा ऐसे भी निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए, एक और काम भी कर सकते हैं। आप एवरेज प्रॉफिट निकालें, आपका जो निकला हुआ अपना प्रॉफिट 100 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 135 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 120। अब इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जिनका 120 आ रहा था ना यार, आप लोग चाहो तो अपने फिगर को बस उसमें टैक्स माइनस कर दो 25%, एवरेज का ही कर दो, नो इश्यूज। अच्छा एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला और भी होता है, मैं अमेंड कराता हूँ बाद में, अगर पहले मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि क्लोजिंग डेट पे जो वैल्यू है, डिवाइड बाय 2। तो
कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी 1000, इसके लिए वैल्यू 50 है, कितना बन गया 525। ARR हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, एवरेज प्रॉफिट 90 हो गया। मैं बल्कि फॉर्मूला वापस लिखना चाहूंगा, ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट 90, तो कितना हो गया भाई 17 पॉइंट कितना आ रहा है, ठीक है 17.14, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक हो गया जी, ठीक है मोनिश मुश्तबा समीर आसान माम शेख अक्सर, थैंक यू। अच्छा अब एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जिनका पहले ARR आ रहा था वो कितना आ रहा था, ये जो प्रीवियस आ रहा था ARR 22 पॉइंट समथिंग आ रहा था, कितना आ रहा था 22 आचार्य कितना आ रहा था 22 पॉइंट व्हाट वाज 8 आई गेस 22.85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है 22.85 है, ये बिफोर टैक्स है। इसमें डायरेक्ट एक काम करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक ही काम करना है डायरेक्ट डायरेक्ट अब ये कर लें इसको 1 माइनस टी 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई करा लें, यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई करा लें, यानी कि 75% कर दें, यानी कि टैक्स इसमें से माइनस कर दें, तो आप चेक कर लें आपका आंसर इंशाल्लाह 17.14 एग्जैक्ट आ जाएगा। चेक करें, ये मैं छोटी छोटी बातें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कल बताया था मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है BFD में, तो बहुत छोटी छोटी मैथ्स है, इस तरह की मैथ्स आहिस्ता आहिस्ता समझे, मैं आपको मैथ्स के जो है ना वर्च्यूज बता रहा हूँ कि कैसे मैथ्स हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है शॉर्टकट्स की फॉर्म में, तो ये जारी में इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स जितना आपको हेल्प करता रहूंगा, वो परेशानी वाली बात, ठीक है। तो जिनका 22.85 आया था उनके पास 1 एडजस्टमेंट आंसर है, आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, चाहे जवाब तो दें फखर जमान को। पहले मैं आपसे एक सवाल कर लूं फिर मैं आपके सवालों पे आता हूँ। फखर जमान का क्या टारगेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, फखर जमान का 15% टारगेट था, जल्दी से बता दें क्या ये अचीव हो रहा है या नहीं हो पा रहा, जवाब दे। 15% टारगेट है इनका, क्या ये अचीव कर पा रहे हैं, 17.14 आ रहा है, यस यस। फखर जमान लिमिटेड may achieve its target return of 15%, क्योंकि ये ज्यादा आ गया ना, एक्सेस हो गया, से 15 से कम होता तो हम कहते हैं नहीं फखर जमान को मना कर दें, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपना नोट करें प्लीज, कोई सवाल है कोई कंफ्यूजन है पूछें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इसकी कुछ थ्योरी लिखवानी है मुझे आपको, इसकी कुछ मुझे थ्योरी लिखवानी है आपको कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इसके प्लस क्या और इसके माइनस क्या। पेपर में थ्योरी भी आ सकती है और आती है कभी कभार, तो हमें कोशिश करना है हर चीज का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हम कवर करके जाएं आगे। नोट करेंगे इसको, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें प्लीज। क्लियर है बात हमें? अच्छा मुझे बताएं ARR का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ARR, कैन एनीवन टेल मी, आपको क्या लगता है ARR का फायदा क्या है, क्योंकि हमें थ्योरी भी साथ साथ लिखनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ ARR, नंबर 1 इजी टू कैलकुलेट, इजी समझते हैं, आसान है ना कैलकुलेट करना। दो चीजें चाहिए, अभी आप जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पे जाएंगे डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं सब याद दिलाऊंगा आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो यार पूरी वर्किंग बनानी पड़ती है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ता है, डिस्काउंट फैक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से निकालना पड़ता है, वो एक प्रैक्टिकल मसला है, उसका पूरा एक अलग टॉपिक है वैक के नाम से। तो ये इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, किसी डॉक्टर को भी बोलेंगे ना समझ आ जाएगी, क्योंकि हर किसी ने मैथ्स में बचपन में प्रॉफिट पढ़ा होता है। डॉक्टर को भी समझाएंगे ना कि हाँ ये 17% प्रॉफिट आ रहा है और आपका टारगेट 15% था, डॉक्टर बोलेगा एक्सेप्ट कर लें ऑफर, ठीक है ना, हो गएगा, सोचने की जरूरत नहीं है आपको, 17% आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो अंडरस्टैंडेबल है, डॉक्टर इंजीनियर को भी समझ आ जाएगा। और क्विक टू कैलकुलेट, क्विक का मतलब है कि आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन, बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड प्रॉफिट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मेथड,
ठीक है, मगर कुछ मसले हैं इसके, कोई बताएगा क्या मसले हैं इसके? इसके बड़े इश्यूज हैं यार, डिसएडवांटेजेस क्या है यार? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट नॉट ऑन कैश। प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझते हैं भैया? सब्जेक्टिव का मतलब समझ आता है? व्हाट इज सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मींस, हाँ ये बिल्कुल, ये कुमैल ये भी लिखेंगे, ये भी एक इशू है। व्हाट इज, बिल्कुल सही कहा सुहेल, ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे अब इसके बाद। यस, प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? यस, व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड नॉट फैक्चुअल। वेरी गुड अहमद, सही कह रहे हैं अच्छा, कि प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव, दैट इज कैन बी चेंज और मैनिपुलेटेड प्रैक्टिकली। एग्री करेंगे? बिल्कुल सही है मोहम्मद अहमद, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा ये प्रॉफिट यार वही वाली बात है, प्रोविजन रिवर्स कर दिया, जब दिल चाहे प्रोविजन बना दिया, जब दिल चाहे प्रोविजन रिवर्स कर दिया। बादशाह लोग लगे हुए हम यार, जब दिल चाहे स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लिया, जब दिल चाहे रिड्यूसिंग फॉलो कर लिया। यार ये कहाँ का इंसाफ है? तो प्रॉफिट का तो समझ ही नहीं आता भाई। सही है, तो प्रॉफिट कैन बी चेंज, यस। दूसरा इसमें मसला है, इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं? पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम हो रही है, मानते हैं ये बात? ठीक है, तो ये इसमें रह जाता है। और क्या मसला है इसमें? और क्या इशू है? डिफरेंट कंपनीज फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज। अच्छा इसको नोट करें, एक मिनट इसको नोट। देखिए मैंने क्या लिखा, डिफरेंट बिजनेसेस यूजेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसीज टू कंप्यूट प्रॉफिट, देयरफॉर इट इज नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा है, कैपिटलाइज्ड, और कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहा और एक्सपेंस आउट कर रहा है, तो यार कैसे सेम होंगे? जो कैपिटलाइज कर रहा है उसके तो मजे हैं, जो कैपिटलाइज कर रहा है उसका तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सही है ना? कोई डेवलपमेंट में रिकॉर्ड कर रहा है, कोई उसको रिसर्च ट्रीट कर रहा है। IAS 38 में पढ़ा है ना आपने, रिसर्च ट्रीट होता है तो पीनल में जाता है, डेवलपमेंट कैटेगराइज होता है तो कैपिटलाइज हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यार जब डिफरेंट पॉलिसीज, कोई स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, कोई रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो कर रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता रहता है, कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, स्ट्रेट लाइन में सेम आता रहता है डेप्रिसिएशन। आप समझ रहे हैं? तो जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि यार हर किसी की पॉलिसी अलग अलग है, हर किसी का प्रॉफिट का कैलकुलेशन का स्टाइल अलग अलग है, हम आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैश इज ऑब्जेक्टिव यार, हाँ या ना, है या नहीं, जितना है फिजिकल है, पता है बैंक में पड़े हैं पैसे, पड़े हैं। मगर प्रॉफिट का मसला ये है, प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, जैसे ऊपर बात की। अच्छा मैनिपुलेशन तो अलग चीज है, मैनिपुलेशन तो चलो इंटेंशनल होती है ना। यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ ये बात हो रही है कि भाई यहाँ पे चलो ईमानदारी से भी किसी ने अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, कोई डंडी नहीं मारी, कुछ नहीं किया, तो IAS के अंदर भी आपस में इतने ऑप्शन हैं आपके पास कि आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये 3 इसके प्रॉब्लम्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। सवाल में पूछ सकता है कि फायदे बता दें और इसके नुकसान बता दें। मगर ये बात सही है, आसान है समझना, आसान है कैलकुलेट करना, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है दुनिया में। किसी को आप प्रॉफिट बोलोगे तो मना नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये इसी में आ जाएगा कि अब बेंचमार्क भी हर किसी के डिफरेंट है। अच्छा एक और मसला भी है, प्रॉफिट का परसेंटेज अच्छा कौन सा होता है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज have different प्रॉफिट टारगेट्स। अब फखर जमान ने आज 15 बोला हुआ है, हो सकता है कल ये बाबर आजम का सवाल हो तो बाबर आजम तो बोले नहीं मुझे तो 25% चाहिए। नहीं समझे भाई, प्रॉफिट का कोई परसेंटेज भी तो यूनिवर्सल नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं जी 20% अच्छा है, नहीं यार आप बोलेंगे नहीं यार किसी बिजनेस तो 50% होना चाहिए। IT कंपनीज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ कम होती है। मैं थोड़ा सा बिजनेस मैनेजमेंट से कनेक्ट करूँ, लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे SPM में, CFAP 3 में, वहां पे आपको एक चीज पढ़ाई जाती है कि यार अगर कोई आपकी लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटी है ना, तो आप कोशिश करो कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। ये जो जब आईफोन जब नया आता है इतना महंगा क्यों होता है? जो नई टेक्नोलॉजी आती है इतनी महंगी क्यों होती है? आजकल इलेक्ट्रिक कार्स महंगी क्यों है दुनिया में?
आप समझ रहे हैं? तो अब मसला ये है कि आपको नहीं पता, आप 15-20% को अच्छा समझ के बैठ गए, ओ बेहतरीन जी 20% प्रॉफिट आ गया, दैट्स ओके। नहीं नहीं भाई, डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में हो, तो ये भी एक इशू हो जाता है। खैर बिल्कुल, तो ये सारी बातें जरा आप नोट करें और फिर हम पे बैक पीरियड पे चलते हैं। यहाँ पे क्लियर है बात। एक मुझे अमेंडमेंट करनी है फॉर्मूले में, मैं अमेंडमेंट करूंगा, मगर पहले मैं चाहूंगा इसको आप नोट कर लें। कोई सवाल है किसी के ध्यान में, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, चले, थैंक यू। नोट करें जल्दी से। अच्छा यार, एक छोटा सा चेंज है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला और लिख लेना छोटा सा, अभी नहीं क्योंकि इट्स टू अर्ली राइट नाउ, तो मैं बस एक लिखवा रहा हूँ, परेशान नहीं होइएगा, ये चीज तो मैं लिखवा रहा हूँ इससे। आपने वर्किंग कैपिटल का नाम सुना है? एनीवन नोज अबाउट वर्किंग कैपिटल? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? हाँ जी, क्या वर्किंग कैपिटल के बारे में आप जानते हैं? तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला एक है जब एप्लीकेबल होगा, ऑल्टरनेट फॉर्मूला और एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक हल्का सा कभी कभार ये आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। ओनली व्हेन वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल, जब वर्किंग कैपिटल गिवन होगा तब करेंगे ये काम। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट का? ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये क्या कहते हैं, क्या था, ओपनिंग या एसेट की कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसी में आपने ऐड करना है बस सिर्फ एक्स वर्किंग कैपिटल, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। ये डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मंतक क्या है? ये टाइम वैल्यू मनी जब हम ये एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे तब बात हो जाएगी, तब बात हो जाएगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट आप इतना बस कहीं साइड में लिख लें, इतना मुश्किल नहीं है सही। कभी अगर एप्लीकेबल होगा तो आप ये वर्किंग कैपिटल बाद में अलग से ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। वर्किंग कैपिटल भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप बिजनेस शुरू करते हैं। मैं ओरली बताता हूँ, वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब पहला सवाल हम करेंगे सवाल इंशाल्लाह सरफराज अहमद का। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में करनी पड़ती है और वो इन्वेंट्री पर रखी रहती है। ठीक है, कुछ लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, मगर अगेन मैं रिपीट भी करूंगा जब मैं डिटेल में आऊंगा कि भाई वो इन्वेंट्री बेचता नहीं है, फिर आप वो इन्वेंट्री पड़ी रहती है, स्टोर में रहती है, रखी रहती है। ये नहीं है कि मतलब बड़े बड़ा खराब करनी है, नहीं नहीं, मतलब वो इतना अमाउंट आप बैलेंस बचा के रखते हो हमेशा। कभी भी आप सुपर मार्केट में जाओगे तो आपको सुपर मार्केट में ये नहीं होगा कि शेल्फ खाली नजर आएंगे, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री हर दफा शेल्फ में पड़ी हुई नजर जरूर होगी, रोल हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, मगर क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है। और फिर जब ऑब्वियसली खुदा ना खास्ता किसी वजह से हमारा जो लेट से वो सुपर मार्केट है वो बंद हो रही है, वहां पे जाके इस तरह के स्टॉक को रिलीज किया जाता है। तो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में जो पैसा होता है वो ब्लॉक रहता है, वो स्टक रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो इम्पेयर नहीं होता। तो इसीलिए हम इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करते। खैर डिटेल बात इंशाल्लाह जब वर्किंग कैपिटल में जाएंगे तब बात कर लेंगे, बस आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब वर्किंग कैपिटल एप्लीकेबल होगा सवाल। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, पेबैक पीरियड पे हम बात करेंगे। पेबैक पीरियड क्या होता है पहले जरा ओरली समझ लेते हैं बात को। एआरआर हमने प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डिटेल बात कर ली, थ्योरेटिकल बातें भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह साथ में। पेबैक पीरियड जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पेबैक पीरियड क्या होता है, नाम से ही लग रहा है पे बैक, कितने अरसे बाद हमारा पेबैक हो जाएगा, यानी कि कितने अरसे बाद हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे। कभी आप किसी बिजनेसमैन वाले बंदे से बात करें, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो ना, कोई जो होता है ना दोस्तों के ग्रुप में एक बंदा होता है जो काम ही इसका ये होता है बिजनेस करना, तो आप उससे कभी बात करें कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की कि यार एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो 2 सवाल करेगा आपसे। सही है, 2 सवाल करेगा, 2 से ज्यादा सवाल शुरू में नहीं करेगा, सिर्फ शुरू में 2 सवाल करेगा। पहले तो ये सवाल ये नहीं पूछेगा प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है, वो सबसे पहला सवाल ये करेगा पैसा कितना चाहिए। सही है ना, कितने पैसे चाहिए, कितने लाख कितने करोड़ रुपए चाहिए, पहला सवाल वो ये करेगा। दूसरा जो सवाल करेगा वो ये करेगा कि जी मेरा पैसा वापस कितने अर्से में मिलेगा। वो ये नहीं पूछेगा कितने % रिटर्न है, वो परसेंटेज समझता ही नहीं है भाई, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती प्रॉफिट की। ठीक है ना, वो सवाल ये करता है कि मेरा पैसा वापस कब मिल जाएगा मुझे, मतलब मेरा बिजनेस मुझे कितने अर्से में मुझे कमा के दे देगा, क्या मतलब हुआ इसका।
लेट से अगर 2 साल पे बैक है, 2 साल बाद पैसा आपको रिकवर हो जाएगा, तो 2 साल बाद पैसा रिकवर हो जाएगा, तो क्या ब्रेक इवन करने के लिए पैसा लगा रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है 2 साल बाद उसका पैसा रिकवर हो जाएगा, उसके आगे जितना मिलेगा सारा उसका प्रॉफिट। तो वो अपना रिस्क कैलकुलेट कर रहा होता है कि यार ठीक है, अगर 2 साल तक पैसा ब्लॉक करना है तो कोई बात नहीं, 2 साल तक मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, उसके आगे तो फिर मुझे जो भी मिलेगा मेरा अपना होगा। अगर ये 2 साल की जगह 5 साल हो जाएगा तो वो थोड़ा परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार 5 साल ज्यादा हो गया। कोशिश क्या होगी बंदे की कि पे बैक जो है वो जल्दी होना चाहिए या कम, या देर से होना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये जो पे बैक है ये जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए? ऑब्वियसली जितना जल्द से जल्द पैसा रिकवर होगा उतना आपका रिस्क कम होगा ना। लॉन्ग टर्म किसने देखा यार? बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित, सही कह रहे हैं वजिया नासिर, समीर मुजफ्फर, अक्सा, हसन लोरी, कुमैल, मोनिस मुश्तबा, नम बर्नी, बिल्कुल सही है। तो अब ये इसी माइंडसेट से हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगेन ये भी बहुत ज्यादा टेक्निक पेपर में नहीं आ रही होती क्योंकि प्रैक्टिकली इसके कुछ इश्यूज हैं प्रैक्टिकली, बट बहरहाल हमारे लिए पेपर में अगर आ गया तो बहुत ही स्कोरिंग एरिया माना जाएगा, इसलिए हम इसको आज पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी? बाबर आजम आ गए जी हमारे पास, ये भी हमारे माशाल्लाह ओपनर है, 1 डाउन नहीं आ रहे तो हमने भी इनको ओपनर ले लिया फिलहाल। जब ये 1 डाउन आएंगे तो फिर हम इनको भी 1 डाउन कर देंगे इंशाल्लाह। खैर, तो क्या कह रहे हैं? बाबर आजम लिमिटेड इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द 4 प्रोजेक्ट बिलो, द कंपनी इंटेंड टू मेक डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पेबैक पीरियड, कैलकुलेट पेबैक पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड सजेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट ऑन इट बेसिस। अब फखर जमान को एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मुनासिब लगता है, बाबर आजम ने कहा नहीं यार एआरआर में बड़े इश्यूज थे, वो डर गए एआरआर के इश्यूज को देख के, अब वो आ रहे हैं पेबैक पे। तो पहला प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर साथ रखना जो है साथ रख लें, बहुत ही आसान काम है। अच्छा, अब आप अगर गौर करें, पेबैक मैंने आपको बताया था कैश फ्लो पे बेस करता है, तो अगर आप गौर करें ये आपको जो बताया भाई, ये आपको प्रोजेक्ट प्रॉफिट नहीं बताया हुआ, ये आपको कैश फ्लो बताया हुआ, नेट कैश फ्लो बताया हुआ। नेट कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आउटले का मतलब भी होता है इन्वेस्टमेंट, आउटले का मतलब होता है आउटफ्लो, आउटले का मतलब होता है इनिशियल कितना कैश चाहिए। तो जरा चेक करिएगा 240 मिलियन हमको चाहिए प्रोजेक्ट ए में, पहले साल 80 मिलियन रिकवर हो जाएगा। हाँ भाई, पैसे रिकवर हो गए सारे? क्या सारे के सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं पहले साल में? नहीं, अभी भी डेफिसिट है। डेफिसिट समझते हैं? हाँ, डेफिसिट समझते हैं। कितने का डेफिसिट है, कितने का नेगेटिव है? नहीं, 240 का नेगेटिव नहीं, 240 तो पहले नेगेटिव था। 240 का नेगेटिव नहीं है, 240 तो पहले नेगेटिव था। 240 में से आपको 80 मिल चुके हैं, तो अब जो नेगेटिव है वो 160 का है। अब जो नेगेटिव है वो 160 का है। अब आपको मजीद 80 मिल गए, क्या सेकंड ईयर में पेबैक आ गया? क्या सेकंड ईयर में पैसे वापस मिल गए? क्या सेकंड ईयर में ब्रेक इवन हो गया? क्या सेकंड ईयर में हम जीरो पे आ गए? नहीं, अभी भी नेगेटिव है। अब कितना नेगेटिव है? नहीं, अब 160 नेगेटिव नहीं है, अब हमें 180 80 160 मिल गया 240 में से, तो अब सिर्फ 80 नेगेटिव रह गया। तो पेबैक कितना हुआ? 2 साल नहीं हुआ पेबैक, 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, पेबैक कितना हुआ? हाँ, थर्ड ईयर में हमारे पैसे सारे के सारे रिकवर हो गए। 80 + 80 + 80 इट बिकम्स 240, यानी कि पहला जो हमारा क्या कहते हैं केस है, पहला जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल में हमें पेबैक करके दे रहा है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? चौथे साल आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, सरप्लस पैसे हैं, वो आपकी पॉकेट में जाएंगे, वो एक्स्ट्रा है। तो पे बैक हो गया 3 इयर्स प्रोजेक्ट ए का। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे, जरा कैलकुलेटर साथ रखें, मुझे सेकंड का पेबैक बता दें। सेकंड का पेबैक कितना है? सेकंड प्रोजेक्ट का पेबैक कितना है? सेकंड प्रोजेक्ट का देखें, जरा चेक करें, कलर चेंज करते हैं। बाबर आजम में बात हो रही है, बाबर आजम खेल भी नहीं मेरे ख्याल से, बैटिंग वैटिंग भी चल रही है ना शायद टेस्ट मैच में। जी जी, ठीक है इरशाद, आंसर सही है आपका। अनम बर्नी आपका आंसर सही है। असद आपका आंसर सही है। नहीं हसन लोधी, मैं कहता हूँ सोच लें। अहमद आपका आंसर सही है। अक्सर आपका आंसर सही है। मोनिश मुश्तबा, मैं कहता हूँ सोच लीजिए, सोच लें, सोच लें, सोच। थर्ड ईयर यार नहीं, हम एग्जैक्ट चलें, आए एग्जैक्ट चलते हैं। पहले साल पैसा आया 120, सेकेंड ईयर पैसा आया वापस 120, यानी कि 240 होगी। अभी भी पेबैक नहीं हुआ, 300 कवर करना है हमें। कितने कवर करने हैं? 300 कवर करने हैं। अभी 120 120 240 कवर हुआ है, यानी कि अभी 180 नेगेटिव है, यहाँ भी हम 60 नेगेटिव है। अब थर्ड ईयर कितने पैसे कवर करने हैं? तीसरे साल हमारा अभी हमें करने, अच्छा इन्होंने कवर कर लिए 120 कवर कर लिए हैं, मगर 120 हमें चाहिए नहीं है ना यार। हमें तो हमारा जो स्टेशन आता है वो किस पे आ जाएगा, हमारा जो पर्पज अचीव होगा, हमारा जो काम अचीव हो जाएगा वो 3 साल में नहीं, 3 साल में तो हम आगे पहुंच गए।
120 120 120 ये 360 हो जाता है, 360 हो जाता है। मुझे तो पे बैक करने के लिए पूरा 300 पे रुक जाना है। अरे भैया 300 पे रुक जाना है, ये तो आगे ले गया हमें, हमारा स्टेशन तो पहले गुजर गया। इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में मिड में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आई गेस मेरे ख्याल से मिड में ही आएगा कि हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पे बैक हमारा यहाँ पे हो रहा है। ये तो हम 3 ईयर्स पे बहुत आगे चले गए, ये तो हम 360 पे पहुंच जाएंगे अगर हम कंप्लीट करेंगे साल। तो पे बैक कितना हो गया, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पे बैक हो गया 2.5 ईयर। थर्ड ईयर सही है समीर, मैं मानता हूँ। मोनिस मुस्तफा मैं मानता हूँ तीसरे साल हो रहा है, मगर 3 बोलेंगे तो इसका मतलब है पे बैक से आगे निकल गए। हमें पे बैक का मतलब है बस रुक जाना है, पे बैक का मतलब है आगे नहीं जाना। एक इंडियन कॉन्सेप्ट है बेल आउट पे बैक, मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा, वहां भले हम आगे चले जाएंगे, मगर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। 2.5 ईयर फाइन, इज इट फाइन, इज इट फाइन? हसन लोरी आर यू क्लियर? 3 आ रहा था आपका, ठीक है, समीर को भी समझ आ गया। मोनिस मुस्तफा आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? द आंसर इज नॉट 3, द आंसर इज 2.5। ठीक हो गया? अच्छा जी, थर्ड ईयर में आया जरूर है मगर 3 सालों में नहीं गया, 3 सालों में नहीं आया, तीसरे साल आया, मगर आखिरी तीसरे साल के बीच में आ गया। हम एज्यूम करें इवनली। अच्छा सी का बताएं पे बैक, ये मजेदार है। सी का प्रोजेक्ट बताएं, मैं डी एक बहुत अलग तरीके से करूंगा। सी और डी ट्राई करें, पहले सी ट्राई करें। सी में हमारे को क्या लगता है, हमारा पे बैक क्या है, जब ट्राई करें। बहुत आसान है यार, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा जिंदगी में, अभी भी ज्वाइन किया किसी ने तो वो बता सकता है। ललित का आंसर आ गया जी, देखते हैं जरा। ठीक है अनम बर्नी, आपका आंसर सही है। वजह नासिर इसको आप अगर मंथ्स में कर दें बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अक्सर सही है आपका आंसर। ठीक है और कोई ट्राई करे। पहले साल पे बैक आ गया, पहले साल पे बैक नहीं आया भाई, पहले साल जो है ना पे बैक नहीं आया हमारा। इरशाद नहीं, मैं कहता हूँ सोच लें। असद सही है आपका आंसर, अहमद आपका आंसर सही है। इरशाद आपने सोचा सही है बल्कि अप्लाई गलत किया। पहले साल कितने पैसे आए, पहले साल सिर्फ 150 आए। तो पहले साल हमारा डेफिसिट कितना है, पहले साल हमारा डेफिसिट 250 का। ठीक है जी, बात समझ आ रही? वी आर 250 शॉर्ट ना, वी आर अर्निंग 150, ऑन द अदर एंड देयर वाज अ आउटफ्लो ऑफ 400, इट मींस वी आर ऑन द डेफिसिट साइड, हमारा डेफिसिट चल रहा है 250 का। अच्छा आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये 250 का डेफिसिट है, फिर ये मजीद 150 आ गया, अगर अभी भी डेफिसिट खत्म नहीं हुआ, अभी भी 100 का डेफिसिट है, 100 का डेफिसिट है। बिल्कुल सही है इरशाद, वेरी नाइस। समीर मुजफ्फर बिल्कुल सही है, अहमद सही है, असद सही कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपका प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 20 का प्लस हो रहा है। मगर हमारा डेफिसिट कितना था, हमारा डेफिसिट कितना था, जरा साथ साथ देख लेते हैं। ये हमने केस प्रोजेक्ट 2 किया था, प्रोजेक्ट 3 देख रहे हैं हम, प्रोजेक्ट 3 देख रहे हैं। हमें पहले कितना मिला, 150 मिला, अभी पेबैक नहीं आया। फिर वापस हमें 150 मिला, अभी भी पेबैक नहीं आया। ये 300 हो गया, ये 300 हो गया, 150 150 मिला के 150 150। पेपर में टाइमलाइन वगैरह बना सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। फिर आप और आगे चलें, फिर हमें मिल रहा है 120, ये बन रहा है 420 हो रहा है, बट वी डोंट नीड 420, वी जस्ट नीड 400। हमें 400 पे रुक जाना है। कितने का फर्क है, 100 का फर्क है। तो 2 साल पूरे पूरे हो गए, 2 साल पूरे पूरे हो गए। फिर 100 आउट ऑफ 120 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मुझे 100 मार्क्स चाहिए। नहीं समझे बात को? अरे बाबा मुझे 120 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 120 में से 100 पूरा करना है। 100 जो है वो अचीव करना है। पेबैक करने के लिए मुझे सिर्फ 100 का डेबिट है। बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत ही सिंपल बेसिक मैथ्स, कुछ भी नहीं, जहन लगाना है। कितने लोगों ने तो खुद ही आंसर दे दिया, बल्कि जितने लोगों ने ट्राई किया माशाल्लाह सबने खुद आंसर दिया। तो भाई 100 का डेफिनेट था, हमें 120 मिल रहा है, इट मींस वी जस्ट नीड टू कवर 100 आउट ऑफ 120। तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 2.833 years. But if you want to calculate in months, it's not a big deal. You can calculate in months as well. क्या करेंगे months में calculate करने के लिए 100 upon 120 को multiply कर देंगे 12 से। साल में 12 महीने होते हैं ना, तो डेसिमल को मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ये बन जाएगा 2 years and 10 months। 2 years and 10 months, 2.833 years भी कह सकते हैं और 2 years 10 months भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन्होंने जवाब नहीं दिया था हमें चैट में, उनको भी ये बात समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही मुझे प्लीज बताएं। लाइव क्लास का फायदा ही यही है, और थ्रू आउट द सेशन ये 2 वे लेवल लेकर चलना है हमने। और ये मैंने आपको होता है इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड में भी इसी इतना बच्चों के नाम नजर आएंगे, वो आपके नाम नहीं होंगे, किसी और के नाम होंगे ऑब्वियसली, उनकी क्वेरीज होंगी और मेरे उनके जवाब होंगे उन क्वेरीज के। ठीक है आगे बढ़े।
नोटिंग शोटिंग करनी है बना लें, टाइमलाइन बना लें यार। रजिस्टर आपका एसेट है, मैं वापस बता रहा हूँ, सुकून से रजिस्टर बनाएं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करते हुए। ऑनलाइन प्रैक्टिस हम बिल्कुल बाद में करेंगे इंशाल्लाह, मगर अभी हमारा फोकस ये है कि हम पहले चीज़ों को समझें, कौन से बनाएं, रजिस्टर तगड़ा बनाएं, ताकि हमारे जहन में चीज़ बैठ जाए। ठीक है जी, चलें थर्ड वाला प्रोजेक्ट, लास्ट वाला प्रोजेक्ट कर लें। लास्ट वाला प्रोजेक्ट भी आपको जरा देते हैं, आप जरा ट्राई करें। आखिरी प्रोजेक्ट में क्या आएगा पेपर, फिर मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से कराता हूँ, थोड़ा टेबल वगैरह बना के ऑर्गेनाइज मैनर में। पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे मैं करा रहा हूँ, मगर ऑर्गेनाइज मैनर में कराऊंगा। और भाई 500 रुपये का प्रोजेक्ट है, 500 रुपया हमारा लग गया, हमारा 500 रुपये लग गया, हमारे को 100 मिल रहा है, 200 मिल रहा है। नाउ वी आर गेटिंग 100, वी आर गेटिंग 200, वी आर गेटिंग 90, वी आर गेटिंग 165। सो प्लीज टेल मी व्हाट्स द पे बैक। इट्स 2 years 10 months। ये 2.833 है, डेसिमल में भी कर सकते हैं। वेरी गुड यार, सही कह रहे हैं मोहम्मद अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। अनम बर्नी सही कह रहे हैं आप, ठीक है। इरशाद असद सही कह रहे हैं, वजीह नासिर सही कह रहे हैं, अक्सर सही कह रहे हैं, और ट्राई करें बाकी लोग, शाबाश। अब मैं इसका टेबल बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको एक ऑर्गेनाइज मैनर में भी समझ में आए कि पेपर में अगर आपको लग रहा है नहीं प्रेजेंटेशन कैजुअल हो रही है, वैसे तो इतना मार्क का आता नहीं है पेबैक, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर लेट से ऑर्गेनाइज मैनर में कैसे करना है वो दिखाते हैं। सही है हसन लोधी, यू आर राइट। समीर मुजफ्फर, यू आर राइट माशाल्लाह, गुड गुड। बाकी लोग ट्राई करें प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दिस हैंडआउट इज अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, पब्लिक ग्रुप में भी। किसी के पास नहीं है हैंडआउट, कुछ मसला है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने क्लास में भी कहा था, फील फ्री टू व्हाट्सएप। ठीक है जी, ये नंबर नोट कर लें, मेरा अपना नंबर है व्हाट्सएप करने के लिए। अच्छा, प्रोजेक्ट 4 पे बात हो रही है, एयर, ठीक है, कैश फ्लो, एक किलो जी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का नाम सुना है? हाँ भाई, क्यूमुलेटिव किसे कहते हैं, व्हाट इज क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है, टोटल, सम, कंबाइंड, एजेट, एडिशनल नहीं चंदा, एडिशनल नहीं, हसन लोधी एडिशनल नहीं। तो कैश फ्लो 5 लाख का नेगेटिव है पहले साल, क्यूमुलेटिव भी 5 लाख नेगेटिव हो गया, पेबैक अभी नहीं आ सकता। पहले साल कितने पैसे आ रहे हैं? 100, 200, 90, 165, मिलियन में बात हो रही है, सॉरी। दो सौ, 90 और 165। देखिएगा सवाल में जो चीजें नहीं मैंने लिख दी, क्यूमुलेटिव अभी भी 400 नेगेटिव है, 200 नेगेटिव है, 110 नेगेटिव है, 55 पॉजिटिव। ठीक हो गई बात, 55 पॉजिटिव, सही है। अब जल्दी से देखेंगे पेबैक, पेबैक कितना आ रहा है, तो पेबैक आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर पेबैक नहीं है, पेबैक नहीं है, नेगेटिव है ना यार, इधर भी पेबैक नहीं, इधर इस साल भी पेबैक नहीं है। पेबैक का जो है वो आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ब्रेक इवन टाइप की चीज होती है ना, जैसे कॉस्टिंग में सना का सीने की ब्रेक इवन टाइप का, तो यहाँ ब्रेक पेबैक आ रही है, बट व्हाट द एग्जैक्ट पेबैक, पेबैक पीरियड कितना होगा? पेबैक पीरियड होगा 1 year नहीं, 2 year नहीं, 3 years नहीं, 3 years पूरे, कितना? 110 चाहिए आउट ऑफ 165, 110 इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ 165। पहले डेसिमल में लिख लेते हैं, पहले डेसिमल में लिख लेते हैं। ठीक है जी, 3 year 8 months। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट? आसान है, इजी है, इसको नोट करेंगे प्लीज, इस अप्रोच को आप काइंडली नोट करेंगे, टेबुलर फॉर्म को आप नोट करेंगे, टेबल बनाया गया है,
और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिखा गया है। काइंडली इसको नोट कर लें, और कोई सवाल है अगर या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। शाबाश, जल्दी नोट करेंगे यार। क्विकली मेजॉरिटी जिन्होंने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया, उनका आंसर आ गया। देखें ये पेपर आपने करना है। अगर आप मेरा वेट करेंगे कि भाई मैं सॉल्व करा दूं फिर आप नोट कर लें तो मजा नहीं आएगा। जहां मैं आपको कहूंगा कि हाँ यार आपने जो है पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर आपने नोट करना है, वहां तो आप ऐसा ही करेंगे। मगर जहां मैं आपसे कहूंगा, जिस तरह आज कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा कुछ जवाब में कि भाई आप ट्राई करें, वहां पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं तो वीडियो पॉज करके फिर आप बात को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ये बात हमें? ठीक है ना? नोटिंग शोटिंग कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है बेल आउट पे बैक। इंडियन कॉन्सेप्ट है बेल आउट पे बैक। ठीक है, चलें नोटिंग हो गई तो मुझे ओके करें तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अच्छा जी, मोहम्मद आमिर आ गए जी, कराची किंग्स में होते ही है, पहले बाबर आजम भी कराची किंग में थे। मोहम्मद आमिर क्या कह रहे हैं जी? कुछ कह रहे हैं। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कैलकुलेट पेबैक पीरियड विदाउट कंसीडरिंग बेल आउट। बेल आउट कंसीडर किए बगैर बता दें कि आपका पेबैक क्या आएगा। तो विदाउट विदाउट बेल आउट तो हम कर सकते हैं ना, नॉर्मल पेबैक। तो आप जल्दी जल्दी कर लें कैलकुलेटर पे। ये चलें, ये तो आप खुद भी कर लेंगे, मैं बेल आउट पेबैक समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, बेल आउट पेबैक क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता दूं। बेल आउट पेबैक की कुछ शाम में कुछ बात कर लेते हैं, ये हैंड आउट में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 24 पे जो है उसमें ये आ रहा है। बेल आउट पेबैक का मतलब है पेबैक पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडनिंग द प्रोजेक्ट, दैट इज बेलिंग आउट एट ईच एंड। ये देखें, एक बात मुझे बताएं, क्या जरूरी है प्रोजेक्ट पूरा करें? सवाल है मेरा। क्या जरूरी है कि प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, एंड तक लेके जाए, पाए तकमील तक ले जाया जाए? नहीं, अगर अच्छे पैसे बीच में मिल रहे हैं तो बेच दो। वो कौन सी कंपनी है यार, किसने बेचा था? अली बाबा ने खरीदा था दराज को, ऐसा कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, किसी को आइडिया है कि जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, आई गेस ये अली बाबा ने परचेज किया था, दराज को परचेज किया था, कुछ इस तरह का सिनेरियो मैंने कहीं सुना है। ठीक है, कुछ टाइम पहले। तो मतलब, और ये हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस में, तो बहुत हो रहा है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ठीक है, सीड फूड पार्टनर ने ईडो परचेज कर लिया, ओके ठीक है। उबर, हाँ उबर एक्वायर्ड कारी, वेरी गुड एग्जांपल, बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस में ऐसा होता है कि आप नहीं पूरा एंड तक लेके जाते, बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हो। कितने में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में मैंने सुना है कि वो सिर्फ इस वजह से आते हैं मार्केट में कि वो डेटा गैदर करते हैं लोगों का और फिर वो डेटा भेज देते हैं। भाई बिजनेस कर इसलिए रहे हैं ताकि लोगों का डेटा मिल जाए, और वो चाइनीज कंपनीज को और जो दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े, उनको वो डेटा सेल करें, बोले जी देखिए हमने इतना काम करके इतना डेटा जमा किया। तो सामने वाली पार्टी जो है उन्होंने ऑनलाइन जो बिजनेस है उनको एक्वायर सिर्फ इस चक्कर में करी है कि हमें एक डेटा मिल जाएगा और हम उसको टारगेट कर सकेंगे। खैर, तो ये एक माइंडसेट है। अब पॉइंट ये है कि अब इसका मतलब है, अब आप बेल आउट ये पेबैक निकाल लें क्या। मैं इसका पहले इसकी कोई तारीफ लिख लेता हूँ। बेल आउट पेबैक, ये वो वाला बेल आउट नहीं है जो अमेरिका में दिया जाता है कोविड में या रिसेशन में। इट इज अ बेल आउट पीरियड, इट इज अ पेबैक पीरियड, सॉरी। considering sale of business at each area। ये सेल ऑफ बिजनेस नहीं करते, सेल ऑफ प्रोजेक्ट कर लेते। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं जरा। क्या कह रहे हैं मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर कह रहे हैं जी 750,000 लगा दिए हैं, 2 लाख पहले साल लग इनको मिल गया, 2.5 लाख 30 साल रिसेंट मिल गया, 3 ईयर 3। अच्छा, एक कैलकुलेटर से चेक करें नॉर्मल पेबैक कितना आ रहा है। नॉर्मल पेबैक कितने साल आ रहा है? नॉर्मल पेबैक, नॉर्मल पेबैक अगर हम बेल आउट को छोड़ दें, बेल आउट में आपको वैसे भी सिखाया नहीं है। कितना? 200 और 250, 450, ये 550 नेगेटिव है यहाँ पे 300 नेगेटिव है
और 0 3 साल आ रहा है, एग्जैक्ट 3 ईयर्स आ रहा है, 750 कवर करने ना यार, बेल आउट के बगैर बात होगी तो 200 250 450 450 300 750 बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व हो गए। एग्जैक्ट 3 ईयर आ रहा है। अगर हम मोहम्मद आमिर को बता दें, मोहम्मद आमिर आपका बेल आउट आ रहा है 3 साल आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब बेल आउट इससे क्या होगा, गौर से सुनिएगा, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। अभी ये वहाब रियाज आपने खुद सॉल्व किया, वहाब रियाज आप संभाल लेंगे, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग आपको समझ आ गई तो वहाब रियाज का कोई मसला नहीं है। तो पहले मोहम्मद आमिर समझ लेते हैं, फिर वहाब रियाज मुझे उम्मीद है आप बहुत आसानी से खेल लेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। एयर लिखेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे, ठीक है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखेंगे। बहुत से देखिएगा, बहुत लॉजिकल है, बहुत मजा आएगा, ये लगेगा हाँ यार दुनिया में ऐसा होता है। सेल प्रोसीड्स, कैश फ्लो आफ्टर, थोड़ा बड़ा कॉलम बन रहा है मगर टेंशन की बात नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए बन रहा है। बेल आउट पेबैक, और से देखिएगा, ईयर्स 1, सही है 1, 0 से स्टार्ट नहीं करे जानबूझ के। ईयर 1 में कितने मिलने पैसे 200, ईयर 2 में कितने मिलने 250, ईयर 3 में कितने मिलने 300। तो और से देखिएगा, अगर ईयर 1 में 200 मिल रहे हैं तो क्यूमुलेटिव भी 200 है। बेच के कितने पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं ईयर 1 के एंड में बेच डालू प्रोजेक्ट, वो क्या कहते हैं होलेक्स में कहते हैं बेच दे, अगर आपने ईयर 1 के एंड में प्रोजेक्ट बेच दिया 450 मिल जाएंगे आपको। अच्छा मजे की बात आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बेच रहे हैं जल्दी जल्दी पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आप 1 साल बाद प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो आपको पैसे 450 मिल रहे हैं। बुरी ऑफर थोड़ी है यार, हाँ एक ऑफर दी जा रही है 450 की, क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये भी चेक करता है। बंदा कह रहा है यार क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी, 1 साल बाद अभी प्रोजेक्ट को मुझे 450 का बेच डालो। अब हम चेक करें क्या वाकई हमें 450 का बेचना चाहिए कि 450 पे हमें पेबैक मिल रहा है, चेक करते हैं क्या मिल रहा है पेबैक। 450 अगर हम बेच देंगे तो भी कितना होगा, 650 हो जाएगा पैसा। बेल आउट पेबैक करने के लिए कितना कवर करना है, बेल आउट पेबैक करने के लिए कितना कवर करना है, 7.5 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पे बेल आउट पेबैक नहीं हुआ। एग्री करेंगे, देखिए 200, अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, चलें ओरली चल समझ लें, फॉर्मेट को साइड में कर दे। 200 और 450 आपको कितने पैसे मिल रहे हैं 650, तो आप मना करें, बोले नहीं भाई बेकार है, पेबैक नहीं हुआ, नहीं हुआ पेबैक। अच्छा जरा चेक करें सेकंड ईयर, अगर आप सेकंड ईयर प्रोजेक्ट को बेच डालते हैं, अब आप सामने वाली पार्टी 300 नहीं देगी और 450 नहीं देगी, सामने वाली पार्टी कह रही है नहीं अब हम आपको 300 देंगे, अब आपका प्रोजेक्ट पुराना हो गया है, अब हम आपको और कम पैसे देंगे। हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं। अब आप मुझे बताएं कितने पैसे मिल गए टोटल, 450 हो गए मिला के, 450 हो गए क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव याद आ रहा है कंबाइंड 450 हो गए। अच्छा इधर भी क्यूमुलेटिव कर लें 750, क्या यहाँ भी क्यूमुलेटिव कर सकते हैं, जवाब दें। क्या 450 में 300 ऐड होना चाहिए अगर हम सेकंड ईयर में खड़े हैं? अरे जवाब तो नहीं, चंदा कैसे चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद नहीं हो सकता, समीर सही कह रहे हैं नहीं हो सकता, वजिया नासिर अक्सा अनम बर्नी कह रहे नहीं हो सकता, ठीक है, हसन लोरी कह रहे नहीं हो सकता, फैजान यूसुफ मना कर रहे हैं, बिल्कुल सही है जी, असद नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई, एक वक्त में एक चीज बिकेगी ना, ये थोड़ी 450 का अगर मैंने बेच दिया होता तो मैं सेकंड ईयर में होता ही नहीं, तो मैंने 450 का फॉरगॉन किया, छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, साइड में कर दिया, जब भी तो 300 पे आ रहे हैं। तो ये दोनों ऐड होते समझ आते हैं, हाँ भाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोनों मिलेंगे, 200 भी आपका 250 भी आपका, मगर 450 आपका नहीं है, 450 छोड़ा जब भी तो 300 पे आई बात। अगर 450 ही ऑफर ले लेते तो 300 की बात थोड़ी करते, 450 लेना फजूल था वैसे। तो 250 और 200 ऐड करें बनता है 450, इसमें आप 300 प्रोसीड ऐड करें जो बेचने की प्रोसीड है, सिर्फ प्रोसीड एट ईयर एंड, तो फिर आपके पास कितना हो गया 750, पेबैक आ गया जी, बिल्कुल 2 साल पेबैक आ गया बिल्कुल। अब आप देखें फायदा हुआ, अगर हम बेल आउट नहीं पढ़ते तो हम कितने साल बाद प्रोजेक्ट को एंड कर रहे होते, 3 साल बाद। तो यार इससे तो फायदा हो गया ना, आप जल्दी खत्म करें प्रोजेक्ट, दूसरी जगह पैसा लगाएं, क्या जरूरत भाई। अगर आपको पेबैक ही करना है, अगर आप पेबैक करने के लिए काम कर रहे हैं कि बस जल्दी पेबैक आ जाए, क्विकली पेबैक आ जाए, जल्दी पेबैक आ जाए, तो आपको तो 3 साल लग रहा था, मगर असल में जो पेबैक है बेल आउट के बाद वो पता चला कितना है, 2 साल। अच्छा बेल आउट की एक लिमिटेशन क्या है, बेल आउट हमेशा साल के आखिर में होगा, एट ईच ईयर एंड, ईयर एंड समझ रहे हैं,
क्योंकि ये जो प्रोसीड की वैल्यू दी होगी आपको ये ईयर एंड की दी होगी, मतलब बेल आउट पेबैक 2.2, 2.5, 2.8, 2.3, 3.1, 3.8, 1.9 ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझ रहे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो प्रोसीड दी जाती है वो हमेशा एंड की दी जाती है। जितनी भी प्रोसीड दी जाएंगी वो हमेशा एंड की दी जाएंगी, प्रोजेक्ट के एंड, साल के आखिर की दी जाएंगी। तो आप इस पोजीशन में नहीं होंगे, बेल आउट दरमियान में कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बात आपको क्वेश्चन 4 में अप्लाई करनी है। कैसे करनी है वो आपको समझ आ जाएगा, मगर मैं ओरली बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन 4 में आप सॉल्व करें तो आपको ये चीज ध्यान में हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको नोट कर लें, मेरी आपसे गुजारिश है इसको काइंडली नोट कर लें। और प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मुझे पता है दिक्कत होगी देखने में आपको अभी, क्योंकि थोड़ा साइज छोटा कर दिया मैंने, मैं चाह रहा हूँ एक ही स्क्रीन पे दोनों चीजें आ जाए। तो काइंडली आप जरा क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ट्राई करें खुद से, वाब रियाज, वाब रियाज आप खुद से ट्राई करें। और बेल आउट पेबैक इसका कितना है, 2 साल बेल आउट पेबैक है, तो नोट कर लें। अगर हैंडआउट से देख रहे हैं हैंडआउट से देख लें, इनका किताब आ गई ऑलरेडी, तो किताब से देख लें। ठीक है जी, चलें जल्दी से नोट कर लें काइंडली। और मुझे सेकंड इसका वहाब रियाज का मुझे आंसर बता दें क्या है। चले, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर अभी ब्रेक भी कर लेंगे थोड़ा सा, 4-5 मिनट का ब्रेक कर लेंगे, पानी वानी पी लीजिएगा, सांस ले लीजिएगा। बड़े ब्रेक का तो कोई वो नहीं है फिलहाल यहाँ पे मौका। 120 तक हम क्लास ऑफ कर देंगे, 120 125 के आसपास। चले नोट करें, शाबाश इसको। और फिर वाब रियाज का मुझे आंसर बताएं क्या है, क्विकली करेंगे यार, शाबाश। चले जी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। मेजॉरिटी ने आंसर सही दिया अभी तक, माशाल्लाह, दैट्स गुड। 1 2 3 4 300 400 400 400 300 700 1000 1200 कवर करना है, ध्यान में रहे, ठीक है ना। 1100 आ गया, सॉरी। प्रोसीड इज 450 300 150 0। तो ये हो रहा है बेल आउट पेबैक टोटल कैश फ्लो 750 बेल पेबैक नहीं आया, 1000 नहीं आया बेल आउट। 1200 करना है यार, 1200 करना है, 1250 थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, जाने दो ऊपर जा रहे हैं तो बेल आउट पेबैक आ रहा है 3 इयर्स। सही है जी, 3 इयर्स समझ आ रहे हैं कैसे करें, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, जाने थे 1250 जा रहे हैं, 1200 की जगह, नो इश्यूज यार, नो इश्यूज। मगर ये साल के आखिर में ही आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। चलें इसको नोट करें, यहाँ पे हम नमाज करो नहीं, खैर 3 मिनट का ब्रेक ले लें, छोटा सा पानी वानी पी लें, 2 से 3 मिनट का ब्रेक है, कहीं जाना नहीं है आपने, अपने घर पे ही रहना। और फिर हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात। इसको नोट कर लें, कोई सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ 3 मिनट्स फ्रॉम नाउ। जी बिल्कुल, आंसर मंथ्स में नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मंथ्स में आने की इसलिए लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि आपको जो प्रोसीड बताई जा रही है वो एंड की बताई जा रही है, दरमियान की नहीं बताई जा रही ना। साल खत्म होने के बाद इतने पैसे मिलेंगे, फिर अगले साल खत्म होने के बाद इतने पैसे मिलेंगे, फिर उसके अगले साल खत्म होने के बाद इतने पैसे मिलेंगे। दैट्स व्हाई हम इसको डेसिमल में नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लियर। नॉर्मल पेबैक भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। नॉर्मल पेबैक मेरे हिसाब से अनम आपका मेरे ख्याल से सही नहीं आ रहा, क्योंकि 1200 का अचीव करना है ना, आप देखें यहाँ तो 1100 अचीव हुआ है, तो आई थिंक 3.25 इज द आंसर अगर आप विदाउट पेबैक, विदाउट बेल आउट जाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट या 2 ईयर 10.5 मंथ इज नॉट राइट आई गेस, बिकॉज इफ यू थिंक इफ यू कैलकुलेट इट 1200 एंड आप अगर चेक करें तो आपके पास 3 साल में सिर्फ 1100 हुआ है ना, तो आपको 14 साल टच करना पड़ेगा, 14 साल टच करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बेल आउट जो है वो सही नहीं आएगा, और सॉरी पेबैक आपका सही नहीं आएगा। 3 ईयर से ऊपर होगा, 3 ईयर से नीचे नहीं होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा अपनी वर्किंग, आपने वर्किंग की हुई थी तो मैंने कहा आपको बता दूं, ठीक है। आगे बढ़े, और कोई सवाल है किसी का, कोई कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, अब हम जरा बात करने जा रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। सवाल हम डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्विकली कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम सवाल सरफराज अहमद का जो सवाल है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो बात दरअसल ये कि अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं
इसके पीछे एक रैशनल है, टाइम वैल्यू मनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। एक मिनट, कहाँ गया जी? ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे बता दें, मैं एक बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहूंगा ताकि सबको याद आ जाए, सबको बातें याद आ जाए। ठीक है, बहुत पुरानी बातें भी सबको जो है क्लियर हो जाए। एक चीज होती है कंपाउंडिंग। क्या होती है कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग हमें करनी होगी इन्फ्लेशन वगैरह में, तो इसलिए मैं कंपाउंडिंग सिखा भी देता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं, फिर मैं आऊंगा डिस्काउंटिंग में, जो कि टाइम वैल्यू मनी का मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एग्जाम्पल ये कि लेट से आपका जो प्रिंसिपल है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1000 रुपए। ठीक है, अच्छा सूद से रिलेटेड मैं एक बात कर दूं भाई कि आई थिंक मेरे ख्याल से आज पहली ही ऑफिशियल लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन कल हो चुका है। सूद से रिलेटेड ये है कि जी 4 लोग हैं जिनके बारे में आता है कि इन पे ठीक ठाक अदाब होगा, और सूद के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा है कि अल्लाह रसूल से जंग है। हमारी ये हालत है कि हमसे एक छोटा सा वायरस, बिल्कुल निक्का सा वायरस जो है वो तो हमला नहीं था कुछ साल पहले, और हमने देखा कि दुनिया पूरी उलट पुलट हो गई थी। तो हम क्या अल्लाह ताला से और नऊजुबिल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल से जंग कर सकें? हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो 4 लोग जिनके बारे में आता है कि वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो समझो वो इट्स वेरी सिमिलर टू कि वो अल्लाह रसूल से नऊजुबिल्लाह जंग करते हैं। एक है इसमें सूद का पे करने वाला, ठीक है, एक है रिसीव करने वाला, ठीक है, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, एक है रिकॉर्ड करने वाला, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, लिखने वाला। अच्छा, जो लिखने वाला है, हैरत की बात यह है कि उसका तो कोई 1 रुपए का वो ही नहीं है इंटरेस्ट, वो तो ना सूद ले रहा है ना दे रहा है, ना वो रिसीवर में ना वो पेयर में, वो तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। तो इतना मतलब ये खतरनाक जुर्म है कि रिकॉर्ड करने वाले पे भी वबाल आता है। और चौथा कौन है? जो इसका विटनेस है, जो गवाही देता है। ठीक है, अब ये 4 लोग हैं जो क्या कहते हैं कवर्ड है, और इनके बारे में कहा जाता है कि चारों इक्वली रिस्पॉन्सिबल, पेयर भी, रिसीवर भी, रिकॉर्ड करने वाला भी और विटनेस भी। और बहुत और भी मुख्तलिफ हदीस में और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इस पे जो है वो बताई गई है कि इस पे कितना जो है वो दर्दनाक अदाब होगा अगर आप इन 4 में से कहीं एक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारा जो BFD का कोर्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और आप देख रहे हैं पहली क्लास से इंटरेस्ट की बात आने वाली है। ठीक है, और पूरे कोर्स में चलेगी। तो ये मेरा भी बड़ा एक लम्हा फिक्रिया रहा, और मैंने BFD पढ़ाने से पहले इसीलिए बहुत अरसे तक मैं रुका भी रहा। मुझे बड़ा जैसे कहते हैं ना कि एक कंफ्यूजन था कि यार ये क्या, इसमें इतनी खतरनाक चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल तो अल्लाह का शुक्र है मैंने ऑडिट वगैरह नहीं किए बैंक के, और मैं जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा बचा के रखा। इवन तो जो लोग ऑडिट में इन्वॉल्व है उनके लिए भी एक फतवा मौजूद है जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, बट पढ़ाते हैं मुझे ये हुआ कि यार अब ये ऐसी चीज़ है, ये मैं पढ़ाऊँ तो आई डोंट नो कि मतलब इसका वबाल मुझ पर आएगा नहीं आएगा। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा जी इसमें सिर्फ 4 लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें 5वां और 6ठा को बंदा इन्वॉल्व नहीं, यानी कि इसमें पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, ये इसमें कहीं भी कैटेगोरिकली इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए फिर जब मुझे ये कंफर्म हुआ, और जब मैंने खैर काफ़ी लोगों से बात भी की इस बारे में, तो मैंने कहा ठीक है जी इसको पढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ सोची कि यार जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो हम क्यों ना एक तो ये भी बताएं, और फिर उसके बाद हम ये भी बताएं कि यार ये क्यों, मतलब इसमें फ्लॉज है ना, इसमें मसला क्या है, तो इसके मसले भी आपको रियलाइज होंगे। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के यार हमने ना खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि भाई हमने खुद तो बचना ही है, ये तो मतलब फॉर श्योर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मगर हमने दूसरों को भी कोशिश करनी है कि यार इससे बचाएं। ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप क्लाइंट पे जो करते हैं, बिल्कुल आप विटनेस होते हैं, मगर उसमें देखें पहली बात तो आप रिपोर्ट साइन नहीं करते, वो रिपोर्ट साइन कौन करता है? पार्टनर करता है। तो ये जितना भी वबाल है पार्टनर पे जाता है। और ट्रेनीज, यस बिल्कुल इसमें फैसिलिटेटर ज़रूर है, मगर ट्रेनीज के हक में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं मुफ्ती आलम पाकिस्तान, उनका एक नेट पे आपको बहुत आसानी से फतवा मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने जो है वो ये कहा है कि ठीक है जी जो मजबूरी के हालत में स्टूडेंट ऑडिट करते हैं वो इसमें काम कर सकते हैं, मगर यस जो पार्टनर है वो बिल्कुल साइन कर रहा होता है। और मैं खुद भी सही से ऑडिट फर्म चलाता हूँ, तो मेरा पहला ही सवाल ये होता है जब मैं ऑडिट का कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई इसमें कोई इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ है या कोई लोन वगैरह की चीज़ है, तो यार आई एम सॉरी, आई एम आउट। ठीक है, और बहुत सारी जगहों में तो खैर मैं वैसे भी ऑडिट्स वगैरह से बहुत ग्रेस करता हूँ, दूसरी सर्विस में अलहमदुलिल्लाह, इसीलिए ज़्यादा फोकस उन पर है। बट येस ट्रेनीज के हक में एक फतवा मौजूद है
ट्रेनीज को ये चाहिए कि अगर कोई आपको मजबूरी के हालत में ऐसा कोई काम करना पड़े तो आप वहाँ पे कुछ सेफगार्ड अप्लाई कर लें, पानी ना पिए क्लाइंट का, खाना ना खाएं, कोई अलाउंस ना लें, कोई बेनिफिट ना लें, कोई भी तरह का बेनिफिट आप बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। बट ये अगर मजबूरी में किया जा रहा है तो आप काम कर सकते हैं, कोशिश करें चेंज करवा लें, चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने देखा है आजकल बहुत रिजिड हो गए, फर्म वाले नहीं चेंज कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि आप क्विट कर दें, उसमें यह है कि आप काम कर सकते हैं और ट्राई करते रहें कि आपका क्लाइंट जो है, आपकी जो ये क्या कहते हैं जो भी एसोसिएशन है इस तरह के क्लाइंट से वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। मैं बिल्कुल इशार अजान का अभी टाइम होता है तो मैं बिल्कुल यहाँ भी रुकता हूँ। अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी, तो प्रिंसिपल हज़ार है, तो यही पूरे सेशन में ये इम्प्लाइड है बात भाई हमारी तरफ से कि हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करने के लिए हलाल रोजी कमानी है हमने, ठीक है। आपने भी जाहिर सी क्वालिफाई होकर आपकी जो नीयत है वो यही है ना कि हलाल रोजी कमाई है, तो हम सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमारा पेपर पास हो। ये एक समझो मजबूरी है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी पेपर पास नहीं होगा, इतना जो सीए का सफर है आपका वो सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमने एक और नियत भी ये करनी है, हमारे एक जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है साद बिन सुहेल, उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उनकी, चले ये तो बात मुझे बहुत है कि मेरिट लेके आया, ये हुआ दिसंबर 2021 में, मगर जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैंने काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट से रोका भी है। तो मैंने कहा यार ये आपने जो कारनामा किया ना, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक कुछ कम नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने पर्सनली जो है ना वो कन्विंस किया कि नहीं यार यू शुडंट बी, जैसे कहते हैं ना कि इन्वॉल्विंग इन दीस एक्टिविटीज। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश का जो है वो फायदा भी हो उनको। खैर अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल 1000 है, इंटरेस्ट सूद लेट से 10% है, ड्यूरेशन लेट से 3 इयर्स है, ठीक है, बल्कि 4 इयर्स कर लेते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 इयर्स कितनी हो जाएगी जी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, जल्दी बताएंगे, कैसे निकालेंगे? ईयर, प्रिंसिपल, इसका शॉर्टकट ही बताएंगे आपको, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट कितने परसेंट? 10%। तो ईयर 1 पे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो 1000 ही रहता है ना, प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है ना, प्रिंसिपल तो फिक्स अमाउंट है ना, प्रिंसिपल तो इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ, इंटरेस्ट पहले लगेगा 1000 पे, यानी कि 100 रुपए, ऐसा ही है, ऐसा ही है, पहले इंटरेस्ट लगेगा 1000 पे यानी कि 100 रुपए, तो बैलेंस हो गया 1100। कंपाउंडिंग का मतलब पैसे विड्रॉ नहीं करे, पैसे जमा पड़े हुए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अजान के बाद बात करते हैं, एक मिनट इसको नोट कर लें, अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 पे नहीं लगेगा, अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1100 पे लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट आएगा 110, ठीक है ना। यही होता है कंपाउंडिंग में कि अब आप जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो अपडेटेड फिगर पे लगाएंगे, यानी कि क्लोजिंग फिगर पे लगाएंगे, तो अब आपका इंटरेस्ट हो गया 110, यानी कि बैलेंस हो जाएगा 1210, 1210। फिर अब आप 1210 पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 121, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1331, और फिर 1331 पे अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, 3 ईयर के एंडिंग में इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा 133.1, ये हो जाएगा 1464.1, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यही होता है कंपाउंडिंग। सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रही, सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रही, डिफरेंट से बढ़ रही, ठीक है ना। तो जरा क्या कहते हैं, आप इसका शॉर्टकट बता सकते हैं? शॉर्टकट बता सकते हैं? क्या शॉर्टकट है? शॉर्टकट ये है कि भैया 1100 तक पहुंचने का बहुत आसान था, नुस्खा ये था कि अब 1000 को मल्टीप्लाई कर ले 1.1 से। 1.1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10% रेट है ना, तो 10% रेट है का मतलब है चीज 110% हो जाएगी। 1.1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10% रेट है तो 1000 इंटू 1.1, ये कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन में भी अप्लाई करना है, इसलिए आप यहाँ पे रिकॉल होता देख लें। तो 1000 इंटू 1.1, अच्छा अगले साल फिर आप 1000 इंटू 1.1 नहीं करेंगे, 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1,
2 बार 1.1, क्योंकि 2 साल बाद आ रहे हैं आप, तो 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इंटू 1.1, एक बार इंटू 1.1, यानी कि 1.1 स्क्वायर कर लें इसको, 1.1 स्क्वायर कर लें। बहुत बेसिक मैथ से लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बेसिक मैथ से, ताकि हमें परेशानी ना हो। फिर 1000 इंटू 1.1 क्यूब, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1000 इंटू 1.1 की पावर 4। चेक कर सकते हैं, आपके आंसर डायरेक्टली यही आएंगे जो सामने लिखे हैं, यही आएंगे आंसर। तो अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एक, अच्छा ये कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। अगर मैं इसका थोड़ा नाम लिखना चाहूँ, व्हाट इज दिस क्लोजिंग बैलेंस, इसको आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, इट इज प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, आप इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस को फ्यूचर वैल्यू, बाद की वैल्यू, 1 साल बाद की वैल्यू, 2 साल बाद की वैल्यू, 3 साल बाद की वैल्यू, 4 साल बाद की वैल्यू। बिल्कुल सही कहा ललित, समीर, इरशाद, वजीर, नासिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्सा, कि इसमें ये आपके पास है फ्यूचर वैल्यूज। अगर ये फ्यूचर वैल्यूज हैं तो हम कह सकते हैं आज की वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू तो 1000 है, आज तो आपने 1000 जमा करा है, प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 है। तो अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू, ये कह लें कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नहीं करते 1 प्लस आई की पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। क्या आप इस तरह लिख सकते हैं? क्या आप इस एंगल से बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू पे आप पावर लगा देंगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी? एग्री करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे 1 प्लस आई, आई मीन इंटरेस्ट का रेट, सूद का रेट, पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। यही हो रहा है यहाँ पे कि हमने क्या किया, 1000 लिया, उस पर पावर, इस पे इंटरेस्ट रेट ऐड किया 10% और पावर लगाई 4, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई 1464.1। ठीक है ना? सही है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ नहीं यार हमें ना, मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, कि हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें, मैथमेटिकली क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि प्रेजेंट वैल्यू को सब्जेक्ट बनाना है। वो क्या कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में, आइसोलेट करना है। अगर इसको सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर काम हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर काम हुआ था, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। मगर जो नीचे काम हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट मीन पीछे लाना, फ्यूचर वैल्यू यानी कि आगे की वैल्यू निकालना। डिस्काउंटिंग मीन्स नहीं, आगे की वैल्यू को पीछे लेके आना, डिस्काउंट करना, पीछे लाना। बात समझ रहे हैं? फर्क समझ आ रहा है कि ये जो था कंपाउंडिंग था, जिसमें आपने ये फॉर्मूला लगाया, येलो हाईलाइट कर दिया मैंने, चलो पूरे को। मगर अभी जो बात हो रही है ये डिस्काउंटिंग है, जहां पे आप फ्यूचर की वैल्यू को पकड़ के पीछे ला रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। नहीं समझे बात को? तो अगर कभी आपको किसी को डिस्काउंट करना होगा तो आपको उसको पीछे लाना होगा। ठीक है, पीछे लाना होगा। छोटी सी मिसाल है, छोटी सी मिसाल है, बात को सिर्फ समझाने के लिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। कि अजीब सी फनी सी एग्जांपल है कि एक बंदा, ये कह लें कि 10,000 रुपीज रिसीव्ड आफ्टर 2 years। ठीक है, इफ रेट इज 12%, व्हाट इज ओरिजिनल अमाउंट? क्या निकालना है इसमें? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? इस एग्जांपल में, छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? क्या निकालना है? 10,000 रुपए रिसीव होंगे आफ्टर 2 years। ठीक है, इफ द रेट इज 12%, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट? 10,000 फ्यूचर वैल्यू, बाद की वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू गिवन है,
निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, डिस्काउंट कर दें, डिस्काउंटिंग हमें आती है यार, डिस्काउंटिंग हमें आती है। लॉजिक बताना चाह रहा था मैं कि कंपाउंडिंग का उल्टा है, कंपाउंडिंग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बीएफडी क्या, एफआर क्या, सीए में आने से पहले पहले हर बच्चे ने कंपाउंडिंग कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है मैथ्स, कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कंपाउंडिंग का उल्टा जो है वो डिस्काउंटिंग है, हमारे कोर्स में ज्यादा डिस्काउंटिंग है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1.2 ना, 1.2 नहीं 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 1.2 नहीं भाई, 1.2 तो 20% हो जाएगा, 1.12 होगा, 1.2 थोड़ी होगा, 1.12, ठीक है ना, 1.12 1 प्लस 0.12 की पावर 2 साल है, तो 797 ठीक है जी। तो ये बेसिक जो है ना, क्या कहते हैं, एक बात है, बहुत ही बेसिक बात है जो हमने सिर्फ याद दिलाने के लिए, क्योंकि यार राइट सी बात है, हो सकता है आपने बहुत पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। 10,000 था ना, 7971, सॉरी 7971, ठीक है, 797 ये 10,000 है, सॉरी 71.94, क्या ये बात समझ आती है? 71.9 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल और लिखेंगे, फिर हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल है कि बिजनेस इन्वेस्टेड, ठीक है, नोट करिएगा, एग्जांपल छोटी सी है, रुपीज 500,000 इन मैंगो फार्म। मैंगो फार्म में बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रही है, ठीक है, और से देखिएगा, सही है, छोटी सी एग्जांपल है। और फिर इसका फुल फ्लैश सवाल मुझे लग रहा है वो शायद हम कल ही कर सकेंगे, आज मेरा नहीं ख्याल कम टाइम बचेगा उस सवाल को करने का, मगर हम एग्जांपल देख लेते हैं। बिजनेस इन्वेस्टेड 500,000 मैंगो फार्म, ठीक है, एनुअल कैश फ्लो, आप देख रहे हैं मैं प्रॉफिट के वर्ड को चेंज कर दिया, कैश फ्लोज पे आ गया हूं, एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ मैंगोज आर एज फॉलोज। मैंगो फार्म में जो मैंगो हम बेचेंगे, उससे बेच के जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे? ईयर 1 में पैसे आ रहे हैं 1 लाख, ईयर 2 में पैसे आ रहे हैं 80,000, ईयर 3 में पैसे आ रहे हैं लेट से 60,000। मैंगो फार्म विल बी सोल्ड फॉर मैंगो फार्म विल बी सोल्ड फॉर 250,000, 250 नहीं करते, 300,000, 310,000 आफ्टर 3 years, ठीक है। 3 साल बाद वो कह रहे हैं 3,10,000 का पिक्चर, सही है। अब आपसे सवाल है, आप मुझे बता दें, इफ रेट इज 10%, अगर ये 10% है, क्या मैंगो फार्म सेल करें, वेदर वी इन्वेस्ट इन मैंगो फार्म और नॉट? इफ रेट इज 10%, whether we should invest in मैंगो फार्म और नॉट। एक दोस्त तो कह रहे बेहतरीन ऑफर है, गौर से सुनिएगा, फिर आप नोट कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। दोस्त तो कह रहे बेहतरीन ऑफर है, मैंने कहा भाई दोस्त क्या हो गया, कैसे? दोस्त कह रहे आपने 5 लाख रुपए लगाने और आप ऐड करें 1 लाख प्लस 80,000, यानी कि 1,80,000 हो गया, और 1,80,000 में 60 ऐड करें 2,40,000, तो यही हो गया 2,40,000, तो दोस्त कह रहे हैं यही हो गया, और 3,10,000 बाद में मिलेगा, यानी कि 3,10,000 ऐड करो 5.5 लाख हो जाता है। 5.5 लाख का मतलब 10% रिटर्न मिल जाएगा, क्या चाहिए आपको? आप तो अमीर हो गए बैठे बैठे, दोस्त आपको ये बोल रहा है। मगर आप मुझे बताएं, क्या ये सही कह रहे हैं? क्या वाकई दोस्त सही कह रहा है? जवाब दें। दोस्त कह रहे सोचने की जरूरत नहीं है यार, बगैर कैलकुलेशन के अभी देखो ये हो गया काम, 1,80, 2,40, 2,40 और 3,10, 5.5, 5 लगाने पड़ रहे हैं यार, 50,000 का बेनिफिट, 10% रिटर्न मिल रहा है बैठे बैठे, बगैर मेहनत किए, क्या चाहिए यार?
ये सारे काम वर्कर्स करेंगे, आपको तो सिर्फ और सिर्फ देखना है ऊपर से बैठ के। हम उसको समझाएंगे कि प्यारे दोस्त ये पैसे मिलेंगे 1 साल बाद, ये पैसे मिलेंगे 2 साल बाद, ये पैसे मिलेंगे 3 साल बाद, ये पैसे मिलेंगे 3 साल बाद। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वक्त के साथ साथ कम होती रहती है, पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती रहती है, ठीक है। तो जब टाइम वैल्यू मनी कम होती रहती है तो हमें डिस्काउंटिंग का सहारा लेना होगा। ये फ्यूचर वैल्यूज है, ये बाद की वैल्यूज है, ये आज की वैल्यूज नहीं है, ये बाद की वैल्यूज है। ये आज की वैल्यूज नहीं है, ये बाद की वैल्यूज है। तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसको लाइक टू लाइक करना होगा। लाइक टू लाइक कहते हैं एप्पल टू एप्पल करना होगा, एक जैसा करना होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्त। तो हमने दोस्त को कहा दोस्त 5 मिनट दे दो हमें, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्त ने कहा ठीक है मैं टाइम दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने कहा यार दोस्त ठीक है 5 मिनट दो, तो मैं आपको भी 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। ये वही 5 मिनट है जिसमें आपने दोस्त को बताना है। तो आप मुझे जरा बताएं कैलकुलेशन करके कि हम दोस्त को क्या बोलें। क्या हम दोस्त को बोल दें हाँ जी एक्सेप्ट कर लें, या दोस्त को मना कर दें। मगर दोस्त भी बड़ा जैसे कहते हैं ना, कह रहा है कि मैं रीजन के साथ जाऊंगा, मतलब उसको लॉजिक भी देनी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपने अगर ये एग्जांपल नोट नहीं की, एग्जांपल नोट कर लें। ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नोट नहीं किया तो ये नोट कर लें, और ये एग्जांपल नोट करके मुझे जरा बता दें क्या हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कितने का फायदा है, ये कितने का नुकसान है। 50,000 का फायदा या नुकसान नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें डिस्काउंटिंग को या टाइम वैल्यू मनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उसके बगैर हमारा कॉन्सेप्ट फीका है। आज हम ये बेसिक एग्जांपल में क्लास एंड करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज इसको मुझे आंसर दें, और कल की क्लास में सरफराज अहमद के नाम से सवाल आएगा। सरफराज अहमद मेरे ख्याल से हम टीम में नहीं है आज हमारी, अल्लाह खैर क्या कहते हैं उनकी मर्जी, बट हमारे सवाल में उनकी जगह बहुत है। तो इंशाल्लाह उनको फिर हम कल की क्लास में देखेंगे जो 11:15 बजे होगी। मगर अभी प्लीज मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, काइंडली इसको नोट करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, और फिर इसको सॉल्व करके हम क्लास एंड करेंगे। इस सवाल को जल्दी से करेंगे, शाबाश। अच्छा लेट्स मेक इट मोर फॉर्मल राइट नाउ। अब यार देखें, इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व, सही है, बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के होते हैं, ठीक है। इरम शौकत आई गेस इट्स फाइन। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ किए तो फर्क आ रहा है, आप चेक कर लें, थोड़ा सा फर्क ज्यादा है। अच्छा देखें, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट लेके जाता हूँ। एयर 0, एयर 1, एयर 2, एयर 3, हमारा तरीकेकार ये हो। हम इसको जैसे कैश फ्लो कैश बजट बनता था ना, जैसे बचपन में कैश बजट बनता था, मंथ वाइज हम कॉलम बनाते थे, बिल्कुल सीधा यहाँ भी अप्रोच है कि हम जितने ईयर्स हैं उतने कॉलम बनाएंगे। अगर ये 3 साल की जगह 5 साल होगा, हम 5 कॉलम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। थाउजेंड कॉमन ले लेते हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमें हेल्प कर जाएगा। वैसे आप चाहें तो थाउजेंड कॉमन ना भी लें, कोई मसला नहीं। अच्छा कितने की इन्वेस्टमेंट की हमने, इन्वेस्टमेंट की हमने 5 लाख रुपए, ठीक है। और अगेन हमें कैश फ्लो कितने कितने मिल रहे हैं, कैश फ्लो हमें मिल रहे हैं अगर हम बात करें कैश फ्लो मिल रहे हैं 100, सॉरी। अच्छा हम एज्यूम करते हैं कैश फ्लो अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल एजम्पशन है। कैश फ्लो अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर 100, 80, 60, और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ही बिक जाएगी, एसेट ही बिक जाएगा 310 का, तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा एक बंदा कह रहा है इसको 190 कर ले नेट करके, 500 और 310 190 कर लेते हैं, खैर हो गई। वो कह रहा है भाई डायरेक्ट नेट कर लो ना, इसको 190 यहाँ रिकॉर्ड कर लो, क्या ये सही कह रहा है। कहते एक ही तो बात है यार, माइनस प्लस कर रहे हो आप, क्या जरूरत है माइनस में लंबा काम करने की, जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ। सही है फाइन, को मसला किसी को एतराज तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे 190 लिख दूं और इसको मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है। ये नेट 190 बन रहा है, नेट माइनस बड़ा है तो ऐसे कर लेते हैं, सही है, ओके फाइन। नहीं, टॉपिक ही ब्रीच हो जाएगा। टाइम वैल्यू मनी यही तो बात है। वो भाई ये 500 हम आ ही दे रहे हैं, जब पैसे की वैल्यू 0 पे हम खड़े हुए हैं, पैसे की वैल्यू सेम है। ये 3 साल बाद पैसे मिलेंगे 3,10,000, उसे पैसे की वैल्यू कम हो गई होगी, ऐसे कैसे हो सकता है यार। असल चीज ही टाइमिंग है, इन्वेस्टमेंट बदल में है ही क्या, गेम ही टाइमिंग की है। खैर तो नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। ये नेट कैश फ्लो वही तरीके कार है जो बजटिंग में फॉलो होता था एक जमाने में जब आप कैश पे होते थे। खैर आसान सी बात है, 500 नेगेटिव है, यहाँ 100 रुपए मिलेंगे। एयर 1 में 100 रुपए, एयर 2 में सिर्फ 80 रुपए, एयर 3 में 2 पैसे मिलेंगे, 60 रुपए भी मिलेंगे और 310 भी मिलेंगे, 60 भी मिलेंगे एयर 3 में और 310 भी मिलेंगे, हो गया 370। अब आप डिस्काउंटिंग करने जा रहे हैं, सॉरी डिस्काउंटिंग करने जा रहे हैं, कैसे करते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग करने के डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट 10% है, तो डिवाइड बाय 1.1 कर दूं मैं, वो याद है अभी बात हुई थी, डिवाइड बाय 1.1 कर दूं मैं, डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर कर दूं मैं, यही बात हुई थी, डिवाइड करते थे। ये फ्यूचर वैल्यूज है यार सारी। अच्छा इसको तो ये सेम है ना, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, सॉरी ये तो डिस्काउंट रेट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना, तो डिवाइड बाय 1.1
डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर 2 साल बाद, ये 3 साल बाद पैसे मिलेंगे, डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप ये कर लें, या कुछ याद है डिस्काउंट फैक्टर्स भी होते थे, किसी को याद है डिस्काउंट फैक्टर एक चीज होती है जो हमने अपनी किताब में लास्ट में रखा। अभी डिस्काउंट फैक्टर क्या होते हैं कि हम 1/1.1 यानी कि 0.909, याद आ रहा है किसी को ये डिस्काउंट फैक्टर होते थे 10% के, मुझे याद भी है कि हम ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड बाय 1.1 ना करें, मल्टीप्लाई करने 0.909 से। भाई ये कोई मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, क्यूटी यूटी में बहुत पहले जिंदगी में पढ़ी थी, मगर मुझे पता है कि रस्टी हो थोड़े तुम लोग, मगर कोई ज्यादा पुरानी बातें तो नहीं है। एयर टू के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं 1/1.1 स्क्वायर 0.826, ठीक है। तो मैं इसको ये कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर की जगह 0.826 कर देता हूँ, और ये आता है 0.751 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10% वाले फैक्टर मुझे याद है, 0.751, 0.683, 0.621, 5 सालों के तो मुझे याद है क्योंकि ए लेवल्स में यही आते थे और ए लेवल मैंने बहुत पढ़ा है। खैर तो जरा आ जाए प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 500 नेगेटिव 90.9। यार ये आप बताओगे कितना आ रही है, प्लीज ये आप बताएं, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बगैर कैलकुलेटर के करना, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मुझे बताएं क्या आ रहा है। नेगेटिव आ रही है 66.08, थैंक यू वेरी मच। एंड देन लास्ट वन 277.87, ठीक है। नेट कर दीजिए, क्या बना, नेट कर दीजिए 277 प्लस 66 प्लस 90 एंड देन 500 नेट कर दें तो आंसर बनता है हमारे। राउंडिंग ऑफ की वजह से आगे पीछे हो सकता है, देखिए परेशान नहीं होइएगा, 1-2 रुपए आगे पीछे हो रहे हैं, ये नहीं हो कि आप कहेंगे आंसर मैच नहीं हो रहा मेरा एग्जामिनर से, तो क्या होगा 65.15 डन है। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था खुद से, प्लीज जवाब देंगे। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जिनका ये आंसर या इसी के अराउंड 65 के अराउंड आ गया था, 66, 65, 64 आ गया था, कितने लोग ऐसे हैं? एग्जैक्ट नहीं, वो मसला नहीं है, ठीक है। वजिया नासिर का आ गया, अनम बर्नी, समीर मुजफ्फर, असद, अक्सर, ठीक है आपका आंसर भी आ गया, वजिया नासिर, हसन लोधी, अगेन किया तो आ गया, मतलब ठीक है। पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है सही, इरशाद का आ गया, हसन लोधी का आ गया। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है बात? हमें कैलकुलेटर पे इल्जाम नहीं देंगे, कोशिश करनी है हमने खुद सही यूज करना है, ठीक है। चलें यार यहीं तक रखेंगे, कल से इंशाल्लाह सरफराज अहमद का सवाल शुरू होगा। प्लीज यार आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग अभी ऑप्शन 2 में आ गए ना यार, अब ये मिस नहीं करिएगा प्लीज यार, ठीक है ना यार। देखें आप आते आएंगे तो मेरा मोटिवेशन भी रहेगा इंशाल्लाह। हमने तो देखें लास्ट टाइम भी आखिर तक सेशन रखे थे। संडे इंशाल्लाह 11:15 टुमारो मुलाकात करेंगे, सेम टाइम रखेंगे सैटरडे संडे को। कभी कोई चेंज होगा किसी काम की वजह से तो मैं आपको पहले से बता दूंगा, ठीक है। प्लीज यार ये चीज़ों को मिस ना करें, टाइम पे क्लासेस लें। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी इंशाल्लाह कल की क्लास के बाद रात में अपलोड कर दूंगा, ताकि अगली सैटरडे संडे से पहले आप वो लेक्चर देख के हमें ज्वाइन करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल 11:15 पे, ठीक है। कोई सवाल हो, क्वेरी हो, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलें, पेपर में बस हमने कोशिश करनी है, अपना बेस्ट लगाना है, आखिर तक बेस्ट लगाना है, और जो इस पेपर के साथ मैक्सिमम इंसाफ होता है वो हमने भी करना है और आपने भी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। नमाज पढ़ लीजिएगा, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।